हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट चैनल न्यू लाइट नीट पर। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे ऑल इंडिया फुल सिलेबस टेस्ट। और आज इसका 12th टेस्ट था। आई होप आप सबका टेस्ट अच्छा हुआ होगा। तो आइए सेशन शुरू करते हैं हम लोग। और ये सेशन है इस मिशन के तहत अब पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। और ये मिशन है माय मेंटोर डॉक्टर एसपी सिंह सर का। तो आइए इस नोबल कॉज को पूरा करने के लिए सेशन शुरू करें हम लोग। क्वेश्चन नंबर 101 आपके सामने, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। यहां पर आपको इनकरेक्ट आंसर बताना है। इनकरेक्ट मैच क्या होगा? वुल्फिया स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म। तो वुल्फिया सही है, स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म है, फ्लावरिंग प्लांट है ये। डाइकॉटिलिडन्स क्लास ऑफ एंजियोस्पर्म, ये भी ठीक है। डाइकॉटिलिडनी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन मॉसेस। फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन प्रोटोनीमा ऑफ मॉसेस वगैरह में। ऊगेमस टाइप ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ऊगेमस जो है ये टाइप ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन नहीं, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यहां पर गलत दिया हुआ है। इट इज ए टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऊगेमस में होता क्या है, फीमेल गैमेट जो होगा ये लार्जर है और नॉन मोटाइल है। जहां पर बनेगा वहीं रहेगा। और मेल गैमेट ये स्मॉलर होगा, मोटाइल होगा। इसको बोलेंगे ओगेमस। तो यहाँ पर इनकरेक्ट मैच पूछा गया था, तो 101 का करेक्ट आंसर होगा फोर्थ। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102। माइक्रोब यूज टू कंट्रोल बटरफ्लाई कैटरपिलर इज। तो बटरफ्लाई कैटरपिलर को कंट्रोल करने के लिए जिस माइक्रोब का यूज किया जाता, तो ये माइक्रोबियल बायो कंट्रोल मेथड हुआ। बायो कंट्रोल क्यों? क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज किया जा रहा है और माइक्रोब है, इसलिए माइक्रोबियल बायो कंट्रोल। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ई कोलाई, साल्मोनेला टाइफी, बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस, बैसिलस सीरियस। ऑप्शंस दिए हुए हैं। करेक्ट आंसर होगा बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस। साल्मोनेला टाइफी ये टाइफॉइड के लिए है, टाइफॉइड का पॉजिटिव एजेंट। ई कोलाई ये मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स वगैरह में यूज किया जाता है, बैक्टीरिया है। बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस का यूज क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब स्पोरुलेशन होता है, स्पोरुलेशन स्पोर्स का फॉर्मेशन, तब इस समय यहाँ पर क्राई प्रोटीन, क्रिस्टल प्रोटीन। और ये कैसे होता है? ये इनएक्टिव टॉक्सिन है। जब इसको कैटरपिलर इंजेस्ट करेगा तब ये मिडगट में पहुंचेगा, वहां पर एल्कलाइन पीएच की वजह से ये एक्टिव टॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। एक्टिव टॉक्सिन। और मिडगट के रिसेप्टर, यहाँ पर इसके रिसेप्टर्स होंगे, मिडगट से बाइंड करेगा, उसमें पोर्स क्रिएट कर देता है और सेप्टिसीमिया की वजह से कैटरपिलर की डेथ होगी। तो यहाँ पर 102 का करेक्ट आंसर हुआ थर्ड। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103। इन द गिवन डायग्राम एक्स में बी। तो ये हार्मोन है, टाइप ऑफ हार्मोन आपको बताना है जिसके रिसेप्टर्स जो होंगे वो मेम्ब्रेन पर सिचुएटेड है। एक इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स होते हैं। इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स किसके हैं? स्टेरॉयड हार्मोन्स। और इसके अलावा जो थायराइड हार्मोन्स हैं उनके भी इंट्रासेलुलर। ये जो रिसेप्टर्स जहाँ पर मेम्ब्रेन पर हैं, तो ये कौन से हैं? ये प्रोटीन रिसेप्टर्स, जो प्रोटीन हार्मोन्स होंगे उनके होंगे। और इसके अलावा यहाँ पर जो अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स हैं उनके भी, और पेप्टाइड हार्मोन्स हैं उनके भी। इन सब के रिसेप्टर्स कहाँ पर होंगे? मेम्ब्रेन पर। और यहाँ पर मेम्ब्रेन पर ही रिसेप्टर्स क्यों हैं? क्योंकि ये कैसे होंगे? ये पोलर होंगे, नॉन पोलर फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, इसको ये क्रॉस नहीं कर पाते हैं। स्टेरॉयड कैसा है? लिपिड डेरिवेटिव है, तो ये यहाँ पर अंदर पहुंच जाता है। तो स्टेरॉयड हार्मोन्स के इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स और इन सब के होंगे मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स। तो प्रोटीन हार्मोन हम लोगों को देखना है, इसमें कौन सा है? कॉर्टिसोल क्या है? ये स्टेरॉयड रिसेप्टर है, स्टेरॉयड हार्मोन है। प्रोजेस्ट्रॉन ये भी ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन ये भी स्टेरॉयड। और थायराइड,
थायरॉक्सिन। इंसुलिन हार्मोन जो होगा, इंसुलिन हार्मोन जो है ये पेप्टाइड हार्मोन है, पैंक्रियाज की बीटा सेल से रिलीज होता है, हाइपोग्लाइसेमिक है, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। तो यहां पर करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट, इंसुलिन हार्मोन। नेक्स्ट, द टाइम ड्यूरेशन बिटवीन इन्फेक्शन एंड ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स आर कॉल्ड। ड्यूरेशन बिटवीन इन्फेक्शन, जब पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म एंटर किया, और उसके बाद ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स, जब फर्स्ट टाइम सिम्टम्स अपीयर हुए, इस ड्यूरेशन को क्या कहते हैं? तो इस ड्यूरेशन को बोला जाता है इंक्यूबेशन पीरियड। इन्फेक्शन से ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स, जब फर्स्ट टाइम सिम्टम्स अपीयर हुए, इसको बोलेंगे इंक्यूबेशन पीरियड। और इन्फेक्शन से जब एंटीबॉडीज अपीयर होते हैं, फर्स्ट टाइम एंटीबॉडीज अपीयर हो, इसको बोलते हैं विंडो पीरियड। और इंटरकाइनेसिस, इंटरकाइनेसिस हम लोगों को पता है मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 के बीच का जो ड्यूरेशन होता है उसको इंटरकाइनेसिस। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर 104 इज सेकंड। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन 105। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ अमाइनो एसिड? इनमें से कौन सा अमाइनो एसिड का टाइप है? तो एडिनिलिक एसिड, एडिनाइलेट, ये क्या है? ये न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या? नाइट्रोजन बेस होगा, सुगर होगी, प्लस फॉस्फेट, ये न्यूक्लियोटाइड। आराकिडोनिक एसिड, पामिटिक एसिड, ये फैटी एसिड्स हैं। आराकिडोनिक एसिड में इंक्लूडिंग कार्बोक्सिलिक कार्बन, कार्बोक्सिलिक कार्बन को अगर इंक्लूड किया जाए तो इसमें टोटल कार्बन कितने होते हैं? 20। पामिटिक एसिड भी फैटी एसिड है, और इसमें कितने होंगे इंक्लूडिंग कार्बोक्सिलिक कार्बन? इसमें होते हैं 16। ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड, दीज आर एसिडिक अमाइनो एसिड्स। एसिडिक अमाइनो एसिड्स के एग्जांपल्स हैं ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड। तो यहाँ पर टाइप ऑफ अमाइनो एसिड पूछा गया था, आंसर होगा थर्ड। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। यहाँ पर आपको इनकरेक्ट मैच बताना है। पैंथेरा, पैंथेरा क्या है? जीनस है। पैंथेरा लियो, पैंथेरा पार्डस, पैंथेरा पार्डस, पैंथेरा टिग्रिस। तो पार्डस, पार्डस क्या है? लेपर्ड, तो ये सही है। सोलेनम ट्यूब्रोसम, सोलेनम नाइग्रम, नाइग्रम सोलेनम, नाइग्रम क्या होता है? ये मकोई। मैंगीफेरा इंडिका, इसकी स्पीसीज है, सही दिया हुआ है। फेलिस ट्यूब्रोसम, तो सोलेनम ट्यूब्रोसम है, फेलिस नहीं, सोलेनम ट्यूब्रोसम। फेलिस का क्या होना चाहिए था? फेलिस का सिल्वेस्ट्रिस, कैट की स्पीसीज, फेलिडी फैमिली का मेंबर। तो यहाँ पर इनकरेक्ट मैच पूछा गया था, इनकरेक्ट विल बी फोर्थ, 106 is 4. Now we move to another question, question number 107. सेलेक्ट द करेक्ट मैच। यहाँ पर करेक्ट मैच आपको बताना है। सिंजिनेशियस कंडीशन, सिंजिनेशियस कंडीशन मतलब एंड्रोशियम, एंड्रोशियम इज मेड अप ऑफ स्टमेंस, यूनिट क्या है? स्टमेंस। स्टमेंस में अगर ये फर्टाइल पार्ट, जनरेटिव पार्ट अगर इसका फ्यूज्ड है, मतलब एंथर पार्ट यहाँ पर अगर फ्यूज्ड है, तो इसको बोलते हैं सिंजिनेसियस। तो ये किसमें है? कंपोजिटिव में है, सही दिया, मैचिंग एक ही फर्स्ट होगी। लॉडिक्यूल, लॉडिक्यूल्स कहाँ पर होते हैं? ये ग्रेमिनी में या पोएसी। लॉडिक्यूल्स हैं क्या? ये पेरियंथ हैं। ये दो होते हैं स्केल्स लाइक शल्क जैसे, मेम्ब्रेनस स्केल्स, तो ये उनको बोलते हैं लॉडिक्यूल्स। मोनोथीकस एंथर, मोनोथीकस, मोनोडल्फस कंडीशन, ये सब किसमें? ये मालवेसी में। और ये क्या है? ये एपिफिलस कंडीशन। एंड्रोशियम जो है वो पेरियन से फ्यूज्ड है, तो यहाँ पर ये हो गया लिली।
तो करेक्ट मैचिंग यहाँ पर A is 1, B is 4, C is second and D is third. Now we move to another question, question number 108. 108 में करेक्ट मैचिंग क्या होगी? तो 108 में जाइगोमॉर्फिक, परसेंटेज का साइन है जाइगोमॉर्फिक. बी, ये के क्या रिप्रेजेंट करता है? सेपल्स, और ये ब्रैकेट के अंदर है, इसका मतलब ये फ्यूज्ड है. तो ये क्या हो गया? ये हो गया गैमोसेप्लस. ये कंडीशन ये पेटल्स के लिए, सी करोला, तो ये गैमोपेटलस. और ये क्या है? ये फीमेल फ्लावर. फीमेल फ्लावर जिसमें सिर्फ फीमेल फ्लावर हो उसको उस कंडीशन को बोलेंगे पिस्टिलेट. पिस्टिल इज द यूनिट ऑफ. तो इसलिए यहां पर करेक्ट मैचिंग होगी A is second, B is fourth, C is first and D is third. 108 is second. Now we move to another question, question number 109. Select the correct match. Tapeworm प्लेटियलमिन्थीस का मेंबर है, एसीलोमेट होगा, ठीक है, बट ये डिप्लोब्लास्टिक नहीं, ये कैसा होना चाहिए था? ट्रिप्लोब्लास्टिक. हुकवर्म, हुकवर्म किसका है? हुकवर्म एस्केलमेंथीस का मेंबर है. एस्केलमेंथीस में सूडोसील सही है, सूडोसीलोमेट्स हैं ये, लेकिन ये यहाँ पर मेंबर गलत दिया हुआ है, ये एस्केलमेंथीस का होगा. अर्थवर्म, अर्थवर्म में सीलोम प्रेजेंट है, एनालिडा का मेंबर है, और बॉडी कैसी होती है? बॉडी अनसेगमेंटेड गलत दिया हुआ है, यहाँ पर सेगमेंटेड बॉडी है. मेटामियर्स, इंडिविजुअल सेगमेंट को बोलते हैं मेटामियर्स, और सेगमेंटेशन कहलाता है मेटामेरिक सेगमेंटेशन. सिल्कवर्म, बॉम्बिक्स, सिल्कवर्म का नाम बॉम्बिक्स, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स में, और आर्थ्रोपोडा का मेंबर है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा, जॉइंटेड अपेंडेजेस हैं आर्थ्रोपोडा का करेक्टरिस्टिक फीचर. तो यहाँ पर करेक्ट मैच होगा फोर्थ. 109 इज फोर्थ. नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110. सेलेक्ट द करेक्ट मैच. यहाँ पर करेक्ट मैच पूछा गया. तो कोरल्स, कोरल्स जो होते हैं ये निडेरियंस हैं, जैसे मीनड्रेना, ब्रेन कोरल, एग्जाम्पल जो दिया हुआ है एनसीईआरटी में. और ये कैसे होते हैं? ये कॉलोनियल होते हैं, और यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट का स्केलेटन होता है, और ये रीफ इकोसिस्टम जो होता है ओशियंस में, वहाँ पर ये रीफ के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे. स्पिक्यूल्स, स्पिक्यूल्स क्या है? ये पोरिफेरा में स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स स्केलेटन जो बना हुआ है. कंपाउंड आई, कंपाउंड आई किसमें? आर्थ्रोपोडा में. जैसे कॉकरोच, कॉकरोच में कंपाउंड आई कितने यूनिट्स हैं? यहाँ पर ओमेटिडिया, इसका यूनिट होता है ओमेटिडिया, और ईच कंपाउंड आई इज मेड अप ऑफ 2000 ओमेटिडिया. लेटरल अपेंडेजेस, लेटरल अपेंडेजेस पैरापोडिया, नेरीज. तो यहाँ पर करेक्ट मैचिंग सामने दी हुई है. A is 1, B is 2, C is 3 and D is 4th. 110 is first. Now we move to another question. Select the correct statement for chordata. Chordata के लिए correct statement. Their members are flying fish, angelfish and cuttlefish. cuttlefish जो है ये इसका ना दूसरा नाम है सीपिया, और एक इसका मेंबर है ये मोलस्का का मेंबर है. सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल, हॉलो एंड सिंगल. कॉर्डेटा में सेंट्रल नर्वस सिस्टम डॉर्सल है, हॉलो है, सिंगल है, सही है. हार्ट इज डॉर्सल, हार्ट यहाँ पर डॉर्सल नहीं वेंट्रल है. इनवर्टिब्रेट्स में ये डॉर्सल होता है, कॉर्डेट्स में ये वेंट्रल पोजीशन में. फाइलम कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइलम्स, यूरोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा. नेथोस्टोमेटा क्या है? ये वर्टिब्रेटा के डिविजन्स है, एग्नेथा और नेथोस्टोमेटा. एग्नेथा विदाउट जॉ, नेथोस्टोमेटा विद जॉ. तो यहाँ पर
एक ही स्टेटमेंट सही है, करेक्ट स्टेटमेंट आंसर होगा यहाँ पर सेकंड, ओनली बी। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112। टेट्राड इज फॉर्म्ड इन, तो टेट्राड स्टेज का फॉर्मेशन जो होता है ये क्रोमेटिड्स के बेसिस पर टेट्राड बोला जाता है, क्रोमोसोम्स के बेसिस पर बाइवैलेंट बोलते हैं, क्रोमेटिड्स के बेसिस पर इसको टेट्राड। और इसका फॉर्मेशन अगर पूछा जाएगा तो फॉर्मेशन होता है जाइगोटीन में, फॉर्मेशन इन जाइगोटीन। लेकिन अगर क्लियर विजिबिलिटी पूछी जाती, क्लियर विजिबिलिटी इसकी कब आती है, तो इसका आंसर होगा पैकेटीन, क्लियर विजिबिलिटी इन पैकेटीन। तो ये प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, तो ये सब जाइगोटीन, पैकेटीन, ये सब किस में आते हैं, ये सब प्रोफेज 1 में, मियोसिस 1 के फेजेस हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर 112 इज फर्स्ट। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113। न्यूक्लियोलस गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रीफॉर्म इन विच फेज, तो रीफॉर्मेशन, तो यहाँ पर प्रोफेज और टीलोफेज ये एक दूसरे के अपोजिट है। प्रोफेज में क्या होता है, न्यूक्लियर एनवलप वगैरह डिसइंटीग्रेट होता है, प्रोफेज खत्म होते तक डिसइंटीग्रेट हो चुका होता है, ये सब जो ऑर्गेनेल्स हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं। और यहाँ पर क्या होगा, ये इसका अपोजिट है, ये सब रीफॉर्म हो जाते हैं और क्रोमोसोम्स जो होते हैं अपनी इंडिविजुअलिटी लूज कर देते हैं, क्रोमोसोम क्लस्टर एट पोल्स और इसके बाद दे लूज देयर आइडेंटिटी। इतने काम जो होंगे वो टीलोफेज में होंगे। तो ये सब करेक्टरिस्टिक हैं टीलोफेज के, तो आंसर यहाँ पर होगा टीलोफेज। 113 is 4. Now we move to another question, 114. Select the in situ conservation. तो इन situ conservation के एग्जाम्पल्स जो हैं हॉट स्पॉट्स हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, नेशनल पार्क्स हैं, सेक्रेड ग्रूव्स हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ये सब इन सिटू कंजर्वेशन, पॉलन बैंक, सीड बैंक, ये सब टिश्यू कल्चर, ये सब किसका है, ये एक्स सिटू कंजर्वेशन। तो सेक्रेड ग्रुप का एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है खासी एंड जेंशिया हिल्स, ये कहाँ है, मेघालय। अरावली हिल्स, राजस्थान, तो ये सब क्या है, सेक्रेड ग्रुप्स। तो 114 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर थर्ड। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, 115। द स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप आर गिवन बाई, तो स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, जैसे जैसे हम लोग एरिया बढ़ाएंगे वैसे वैसे स्पीसीज रिचनेस बढ़ेगी। S इज इक्वल टू C A रेज टू पावर Z, और इसमें जो ग्राफ आता है वो कैसा आता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और इसी का अगर लॉग लिया जाए तो लॉग S इज इक्वल टू लॉग C प्लस Z लॉग A, ये लॉग का फॉर्मूला। और यहाँ पर रिलेशनशिप कैसा होता है, लिनियर रिलेशनशिप। एस स्पीसीज रिचनेस हो गई, C कांस्टेंट है, A एरिया है और Z इज रिग्रेशन कोफिशिएंट। तो ये किसका था, ये जर्मन नेचुरलिस्ट अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। 115 का करेक्ट आंसर होगा फोर्थ। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, 116। सेलेक्ट द करेक्ट मैच, तो यहाँ पर 116 में पैराथार्मोन, पैराथार्मोन जो है ये कैसा है, ये हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन है, ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है, बोन रिजॉर्प्शन वगैरह को इंक्रीज करेगा, तो इंक्रीज द कैल्शियम लेवल इन ब्लड। और टीसीटी जो है इसका एंटागोनिस्टिक है, एंटागोनिस्टिक हार्मोन जो है वो टीसीटी है, थायरोकैल्सिटोनिन। तो ये क्या करेगा, ये डिक्रीज करता है कैल्शियम के लेवल को, अपोजिट एक्शन है। ग्लूकागॉन,
ग्लूकागॉन भी और इंसुलिन ये दोनों भी एंटागोनिस्टिक हैं, अपोजिट एक्शन है। ग्लूकागॉन जो है ये हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है, हाइपरग्लाइसेमिक। और इंसुलिन जो होगा ये ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करेगा, हाइपोग्लाइसेमिक। तो इंक्रीजेस द ग्लूकोज लेवल इन ब्लड, ये ग्लूकागॉन, और इंसुलिन डिक्रीजेस द ग्लूकोज लेवल इन ब्लड। तो 116 का करेक्ट आंसर यहाँ पर थर्ड, ए इज सेकंड, बी इज फोर्थ, सी इज थर्ड एंड डी इज फर्स्ट। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117। यहाँ पर बोन्स दी हुई हैं, सैक्रम, टेम्पोरल बोन, स्कैपुला, कॉक्सल बोन। तो कॉक्सल बोन कहाँ पर, ये पेल्विक गर्डल में दो कॉक्सल बोन, ईच कॉक्सल बोन इज मेड अप ऑफ इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। ये स्कैपुला, स्कैपुला किसमें, पेक्टोरल गर्डल में। एनाटॉमिकल लैंडमार्क अगर पूछा जाए तो सेकंड टू सेवेंथ रिब के बीच में। टेम्पोरल बोन, टेम्पोरल बोन कहाँ पर है, ये क्रेनियल बोन्स हैं। सैक्रम, सैक्रम किसका पार्ट है, वर्टिब्रल कॉलम। तो यहाँ पर करेक्ट मैचिंग होगी, ए इज सेकंड, बी इज फर्स्ट, सी इज फोर्थ एंड डी इज थर्ड। 117 का करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। Now we move to another question, question number 118. Which type of nutrients are required by plants for the synthesis of protoplasm and act as a source of energy? तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हो या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, प्लांट्स दोनों को यूज करते हैं प्रोटोप्लाज्म और एक्ट एज सोर्स ऑफ एनर्जी। जैसे यहाँ पर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये सब क्या हैं, ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। और यहाँ पर लिखा हुआ है एक्ट एज सोर्स ऑफ एनर्जी, तो जैसे मैग्नीशियम क्लोरोफिल में और फास्फोरस एटीपी में, दे एक्ट एज सोर्स ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पर बोथ 1 and 2 होगा। Now we move to another question, 119. Given below are two statements. During differentiation, cells undergo few to major structural changes both in their cell walls and protoplasm. तो जब मेरिस्टेमेटिक प्राइमरी मेरिस्टेम सेल्स, ये जब प्राइमरी परमानेंट सेल्स बनाती हैं, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन में जैसे ट्रैकियरी एलिमेंट्स का जो एग्जांपल दिया हुआ है, ट्रैकियरी एलिमेंट्स जब डिफरेंशिएट होते हैं तब यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म जो होगा वो ड्राई अप हो जाता है, प्रोटोप्लाज्म खत्म हो जाएगा। दूसरा, सेकेंडरी सेल वॉल में लिग्नोसेलुलोज का डिपोजिशन होता है। तो यहाँ पर सेल वॉल में भी चेंजेस हैं, प्रोटोप्लाज्म में भी, तो एकदम सही दिया हुआ है। हेट्रोफिलस डेवलपमेंट ड्यू टू इन्वायरमेंट अकर्स इन बटरकप। हेट्रोफिली ये किसका एग्जाम्पल है, ये प्लास्टिसिटी का एग्जाम्पल है। ड्यू टू इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट का हो गया बटरकप। और दूसरा फेजेस ऑफ लाइफ, डिफरेंट पाथ फॉलो करते हैं इन्वायरमेंट की वजह से भी या फेजेस ऑफ लाइफ की वजह से भी। फेजेस ऑफ लाइफ के एग्जांपल्स अगर देखे जाएंगे तो कॉटन, कोरिएंडर, लार्कस्पर्क। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट सही दिए हुए हैं। 119 का करेक्ट आंसर होगा, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120. Given below are two statements. Ethylene is largely an inhibitor of growth activities. Ethylene, ethylene जो होगा ये क्या है, ये PGR प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, और ये गैसियस PGR का एग्जाम्पल है। ये एक्टिवेटर भी है और इनहिबिटर भी है, बट लार्जली ये एक्ट करता है इनहिबिटर की तरह। तो ये यहाँ पर सही दिया हुआ है। एथिलीन इनहेंसेस द फोटोसिंथेसिस रेट ड्यूरिंग राइपनिंग ऑफ द फ्रूट्स। ये राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन ये फोटोसिंथेसिस नहीं, फोटोसिंथेटिक क्लाइमैक्टिक नहीं, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, रेस्पिरेटरी रेट, रेस्पिरेशन को बढ़ा देता है, इंक्रीजेस रेस्पिरेशन। और
रेस्पिरेशन जो होगा मैक्सिमम हो जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत दे दिया है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो 120 का करेक्ट आंसर होगा सेकंड। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ GIFT? तो ये क्या है, गिफ्ट है ये, गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। और इट इज अ टाइप ऑफ ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी किनके लिए? इनफर्टाइल कपल्स के लिए। तो यहाँ पर गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, मेल एंड फीमेल गैमीट साइमल्टेनियसली ट्रांसफर किए जाएंगे और फर्टिलाइजेशन जो होगा वो यहाँ पर इन वीवो होगा। इन वीवो मतलब इन लिविंग कंडीशंस इनसाइड द बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन डायग्राम। तो एनाफेज 1, मेटाफेज 2, प्रोफेज 1, एनाफेज 2। तो यहाँ पर क्या है, सिस्टर क्रोमैटिड्स अटैच्ड हैं सेंट्रोमियर पे, और यहाँ पर क्या हो रहा है, सेपरेशन हो रहा है। तो सेपरेशन एनाफेज 1 में क्या होता है, एनाफेज 1 में पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स का सेपरेशन होता है। पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स दे गेट सेपरेटेड। तो एक्चुअल रिडक्शन डिवीजन, एक्चुअल क्रोमोसोम नंबर जो हाफ होता है वो एनाफेज 1 में होता है। तो यहाँ पर वही हो रहा है, एक क्रोमोसोम का ये सेपरेट हो जाएगा, ये अपोजिट पोल पर जाएंगे, ये वाला इधर और ये नीचे की तरफ। तो ये एनाफेज 1 हुआ। एनाफेज 2 होता तो यहाँ पर ये जो क्रोमेटिड्स थे ये सेपरेट होते। अगर ये एनाफेज 2 होता तो एनाफेज 2 में इस तरह से ये क्रोमेटिड, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो जाते हैं। ये अपोजिट पोल पर जाते हैं, ये अलग न्यूक्लियस, ये अलग न्यूक्लियस, तब होता है एनाफेज 2। लेकिन यहाँ पर सिस्टर क्रोमेटिड्स दोनों साथ में दिखाए गए हैं। तो ये एनाफेज 1। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 123। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। The formation of the new cell wall begins with the formation of simple precursor called the cell plate that represent the middle lamella between the walls of two adjacent cells. तो प्लांट सेल में जो मेथड है वो सेल प्लेट मेथड है। सेल प्लेट मेथड में जो प्रिकर्सर है सेल प्लेट, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, मिडिल लैमेला। फर्स्ट लेयर जो इसमें फॉर्म होती है साइटोकाइनेसिस में, वो मिडिल लैमेला है प्लांट सेल में। अगर एनिमल सेल हो गए तो एनिमल सेल में जो मेथड है उसको बोलते हैं फरोइंग मेथड। ये फरोइंग मेथड यहाँ पर पॉसिबल नहीं है क्योंकि सेल वॉल प्रेजेंट है, और सेल वॉल कैसी होती है, रिजिड स्ट्रक्चर है। तो ये यहाँ पर सही दिया हुआ है, सेल वॉल दैट रिप्रेजेंट्स मिडिल लैमेला बिटवीन टू वॉल्स ऑफ एडजेसेंट सेल्स। Meiosis usually results in the production of diploid daughter cells with identical genetic complement. तो ये मियोसिस का फीचर नहीं है, ये किसका है, माइटोसिस का है। मियोसिस 2 के एंड पर टेट्राड ऑफ सेल्स बनता है, और टेट्राड ऑफ सेल्स क्या है, 4 हैप्लॉइड सेल्स, डिप्लॉइड सेल्स नहीं, यहाँ पर 4 हैप्लॉइड सेल्स बनती हैं। और क्रॉसिंग ओवर होगा तो इसलिए ये वेरिएशन भी शो करेगा। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये वाला सही है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, विल बी योर आंसर। तो 123 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर सेकंड। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124। तो क्वेश्चन नंबर 124, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन डायग्राम। तो यहाँ पर ये डायफ्राम दिखाया गया, डायफ्राम और ये रिब्स, स्टर्नम और रिब्स, और ये यहाँ पर वर्टिब्रल कॉलम, और ये यहाँ पर क्या है, इंट्रापल्मोनरी। इंट्रापल्मोनरी कैविटी। तो ये मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग है, जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये एंटीरो पोस्टीरियर एक्सेस, एंटीरो पोस्टीरियर एक्सेस में डायमीटर को इंक्रीज कर देता है। डायमीटर इंक्रीज होगा मतलब वॉल्यूम जो होगा वो बढ़ जाएगा।
वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड, और वॉल्यूम अगर इंक्रीज होगा तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर कम हो जाएगा, निगेटिव हो जाता है इन कंपैरिजन टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होगा, यहाँ पे कम हो जाएगा, जिसकी वजह से निगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग, गैसेस एक्सचेंज, जो गैसेस का मूवमेंट होता है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, इस वजह से एयर विल बी सक्ड इन। और नेक्स्ट यहाँ पर रिब्स एंड स्टर्नम, तो रिब्स एंड स्टर्नम किस वजह से, यहाँ पर एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स होते हैं, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स, स्टर्नम और ये वर्टिब्री, इनके बीच में जो रिब्स हैं, इसके बीच में जो रिब्स हैं यहाँ पर ये जो मसल्स होते हैं इनको बोलते हैं एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, और ये इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे अपने ओरिजिन की तरफ, जिसकी वजह से स्टर्नम को ये ऊपर खींचेंगे और बाहर की तरफ, तो नई स्टर्नम की जो पोजीशन होगी वो कुछ इस तरह से हो जाती है। तो रिब्स एंड स्टर्नम रेज्ड ड्यू टू एक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, ये भी सही है, और ये भी वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स जो होंगे ये बढ़ा देंगे। ये जो डायमीटर होता है ये डॉर्सो वेंट्रल एक्सेस में डायमीटर को बढ़ाते हैं, तो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स डॉर्सो वेंट्रल एक्सेस में डायमीटर को बढ़ाएगा। और ये वाला जो होगा डायफ्राम, ये एंटीरो पोस्टीरियर एक्सेस में, इसकी वजह से वॉल्यूम बढ़ेगा। तो ये सारे ही जो होंगे सही दिए हुए हैं, करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर 124 इज फोर्थ। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125। Given below are two statements. The split gene arrangement further complicates the definition of a gene in terms of a DNA segment, and Marshall-Nirenberg's cell-free system for protein synthesis has finally helped the code to be deciphered. तो जेनेटिक कोड जो था वो ट्रिपलेट के फॉर्म में, जैसे यू यू यू, सेल फ्री सिस्टम का मतलब हुआ कि इन्होंने जो भी रिक्वायरमेंट्स थी प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, वो सारे जो रिक्वायरमेंट्स थी वो उनको सेल से बाहर निकाल लिया था, जैसे अमाइनो एसिड्स जितने थे वो, और यहाँ पर टीआरएनए जितने थे रिक्वायर्ड थे, इनको सेल के बाहर निकाल लिया था। सेल कौन सी थी, ई कोलाई, तो इसीलिए इसको बोलते हैं सेल फ्री सिस्टम। तो ये सही दिया हुआ है मार्शल निरेनबर्ग का। स्प्लिट जीन अरेंजमेंट फर्दर कॉम्प्लिकेट्स द डेफिनेशन ऑफ ए जीन इन टर्म्स ऑफ ए डीएनए सेगमेंट। स्प्लिट जीन अरेंजमेंट क्या हुआ है, इंट्रॉन फिर इसके बाद एक्सॉन फिर इंट्रॉन फिर एक्सॉन, इस तरह से। तो इंट्रॉन्स जो होते हैं, ये जब एमआरएनए बनेगा तब यहाँ पर इंट्रॉन्स को रिमूव कर देते हैं, और एक्सॉन्स जो होंगे वो ज्वाइन किए जाते हैं। तो आरएनए में प्रोसेस्ड एमआरएनए जो बनेगा, फुल्ली मैच्योर एमआरएनए, तो यहाँ पर सिर्फ एक्सॉन्स होंगे, इंट्रॉन्स नहीं। तो इसी अरेंजमेंट को जो जीन का है इसको बोलते हैं स्प्लिट जीन अरेंजमेंट, और इसकी वजह से जो डेफिनीशन थी जीन की, जो पुरानी डेफिनीशन, उसको वो कॉम्प्लिकेट होती, क्योंकि पुरानी डेफिनीशन के अकॉर्डिंग जो कॉन्टिन्यूस सेगमेंट है डीएनए का उसे जीन बोलते हैं। तो इस वजह से ये दो स्टेटमेंट्स जो हैं, पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। 125 का करेक्ट आंसर होगा फोर्थ। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 126। पिरामिड ऑफ एनर्जी, ये कैसा है, अपराइट पिरामिड। तो पिरामिड ऑफ एनर्जी ये ऑलवेज अपराइट, एनर्जी का फ्लो जो होगा लोअर ट्रॉफिक लेवल से हायर ट्रॉफिक लेवल की तरफ, और 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है, तो इस वजह से ये ऑलवेज अपराइट। पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी, पिरामिड ऑफ बायोमास जो होगा वो कैसा, ये इन्वर्टेड होगा, इन्वर्टेड पिरामिड। तो जो हायर ट्रॉफिक लेवल पर होगा इसका बायोमास ज़्यादा होगा, सबसे कम फाइटोप्लैंक्टन्स का, फाइटोप्लैंक्टन से ज़्यादा होगा जू प्लैंक्टन्स का, जू प्लैंक्टन से ज़्यादा स्मॉल फिशेस, और स्मॉल फिशेस से ज़्यादा बायोमास होगा लार्ज फिश का। तो पिरामिड ऑफ बायोमास इन्वर्टेड पिरामिड, ये भी सही दिया हुआ है। पिरामिड ऑफ नंबर्स इन ए ग्रासलैंड, नंबर्स इन ए ग्रासलैंड अपराइट पिरामिड, ये भी सही है। पिरामिड ऑफ नंबर्स इन ग्रासलैंड में जो बेसिक लेवल पर जो प्लांट्स हैं उनका नंबर सबसे ज़्यादा, इनके ऊपर जो हर्बीवोर्स होते हैं डियर वगैरह, इनका नंबर, फिर इससे ऊपर जो टॉप कॉर्निवोर्स वगैरह हैं उनका नंबर और भी कम।
तो पिरामिड ऑफ नंबर्स इन ए ग्रासलैंड, ये भी अपराइट पिरामिड सही है। वन बिग ट्री इकोसिस्टम विद रेफरेंस टू नंबर, अपराइट पिरामिड, ये गलत है। यहाँ पर जो ट्री इकोसिस्टम होगा उसमें सिंगल ट्री है और उसके ऊपर जो बर्ड्स वगैरह होंगे उनका नंबर ज़्यादा होगा। ये सिंगल ट्री, इसके ऊपर नंबर ऑफ बर्ड्स, ये अगर ये पैरासिटिक मान लिया जाए तो यहाँ पर पैरासाइट्स जिनके ऊपर बैक्टीरिया वगैरह होंगे तो इनका नंबर, तो ये कैसा होगा, ये इन्वर्टेड पिरामिड। और अगर ये नॉर्मल माना जाए, पैरासाइट ना माना जाए, तो यहाँ पर बर्ड्स का नंबर और बर्ड्स के बाद फिर इन पे जो लार्जर बर्ड्स फीड करती हैं, ईगल वगैरह, तो ये कैसा होगा, ये स्पिंडल शेप। तो यहाँ पर अपराइट पिरामिड जो दिया हुआ है वो गलत दिया हुआ है, तो फोर्थ यहाँ पर इनकरेक्ट हुआ। 126 का आंसर फोर्थ इज रॉन्ग। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन। इफ द लेंथ ऑफ ए डीएनए मॉलिक्यूल इज 1.1 मीटर्स, व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ बेस पेयर्स। तो 2.2 जो है लेंथ होती है, 2.2 मीटर ये लेंथ है डीएनए की, और ये टोटल यहाँ पर बेस पेयर्स जो होते हैं 6.6 बिलियन 10⁻⁹। तो 1.1 मीटर में 3.3 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर्स हुए। यहाँ पर 109 नहीं, 10⁻⁹, ये 10⁻⁶, ये पावर में दिया हुआ, तो 3.3 इंटू 10⁻⁹, ये यहाँ पर 127 का करेक्ट आंसर होगा फोर्थ। और वैसे अगर कैलकुलेट करना हो तो लेंथ इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स, जितने टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स दिए हुए हैं वो, और इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर्स, और दो कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर्स के बीच में डिस्टेंस कितना होता है, तो 3.4 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम इज 10⁻⁻10 मीटर। तो ये फॉर्मूला यूज करके भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 127 का करेक्ट आंसर हुआ फोर्थ। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 128। सिंक कार्पस, सिन मतलब फ्यूज्ड, कार्पस मतलब कार्पल्स, सिंक कार्पस कैरेक्टर प्रेजेंट इन विच फैमिली। तो यहाँ पर क्रूसीफेरी, यहाँ पर भी बाई कार्पेलरी होता है, सिंक कार्पस कंडीशन है। मालवेसी, मालवेसी में ट्राई कार्पेलरी से इनफाइनाइट तक हो सकते हैं, और ये भी कैसे होते हैं, ये भी फ्यूज्ड हैं। कंपोजिटी, कंपोजिटी में रे फ्लोरेट्स और डिस्क फ्लोरेट्स, दो तरीके के फ्लोरेट्स हैं। रे फ्लोरेट्स जो होते हैं ये पेरिफेरी में गेंदा वगैरह देखा होगा, तो ये जो पेरिफेरी में जो फ्लोरेट्स हैं ये रे फ्लोरेट्स, और जो सेंटर में होते हैं इनको बोलते हैं डिस्क फ्लोरेट्स। ये रे फ्लोरेट्स हो गए जो रे की तरह निकल रहे हैं, और ये सेंटर वाले होते हैं डिस्क फ्लोरेट्स। तो दोनों में ही कैसा है, बाई कार्पेलरी है, सिंक कार्पस कंडीशन है। तो विच फैमिली का आंसर होगा यहाँ पर फोर्थ। Now we move to another question, question number 129. What is the symptom of chikungunya? तो चिकनगुनिया क्या है, ये वायरल डिजीज है, मॉस्किटो के बाइट करने से होगी, और इसका जो वेक्टर होता है वो कौन सा है, एडीज एजिप्टाई, और दूसरे जो स्पीसीज है वो है एडीज एल्बोपिक्टस। एशिया में जो कॉमन है वो है एजिप्टाई। तो इसके जो सिम्टम्स हैं वो होंगे, हाई फीवर भी होता है, हेडेक एंड मसल पेन, जॉइंट पेन यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। जॉइंट पेन के लिए जो टर्म यूज करते हैं वो बोलते हैं आर्थ्रैल्जिया, और मसल पेन को बोलते हैं माइल्जिया। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 129 इज फोर्थ। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 130। इन मालवेसी फैमिली व्हाट इज द कैरेक्टर ऑफ फ्लावर। तो मालवेसी फैमिली में देखा जाए तो एक्टिनोमॉर्फिक है, सही है, सिमेट्री जो होगी, कंप्लीट, सारे फ्लोरल वॉल्स प्रेजेंट हैं इसमें, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गैनोशियम, एपिकैलिक्स भी होता है, तो सारे ये मेन वर्ल्स प्रेजेंट हैं, इस वजह से कंप्लीट है। बाइसेक्सुअल, हर्माफ्रोडाइट होता है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है, तो यहाँ पर कंडीशन हो गई, आंसर क्या होगा, ऑल।
मालवेसी में मोनोअडल्फस कंडीशन है, मोनोअडल्फस और मोनोथीकस कंडीशन। मोनोअडल्फस का मतलब हुआ कि सारे के सारे जो स्टैमेंस है उनके फिलामेंट्स आपस में फ्यूज्ड हैं, जो जनरेटिव पार्ट है वो फ्री है, लेकिन इनके जो फिलामेंट्स होंगे वो एक ही बंडल में फ्यूज्ड हैं, तो इसको बोलते हैं मोनोअडल्फस। और ये मोनोथीकस है, सिंगल लोब। तो 130 का करेक्ट आंसर होगा फोर्थ। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 131। द जेनेटिक वेरिएशन इन पॉपुलेशन अराइजेस ड्यू टू, जेनेटिक वेरिएशन किस वजह से होगा? तो जेनेटिक वेरिएशन म्यूटेशन की वजह से भी है, जीन रिकॉम्बिनेशन, क्रॉसिंग ओवर, जीन माइग्रेशन और जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट जो होता है ये सडन होता है, बाई चांस इवेंट्स पर बेस्ड है ये। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर 131 इज फर्स्ट, ऑल। Now we move to question number 132. Which process is are responsible for changes in chromosome number? तो क्रोमोसोम नंबर जो होगा पॉलीप्लॉइडी में भी चेंज होगा। पॉलीप्लॉइडी क्या है? पॉलीप्लॉइडी में कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम ये चेंज हो जाता है, जैसे डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड। एन जो है ये हैप्लॉइड नंबर है, और इसके बाद अगर ये 3n हो जाए तो इसको बोला जाएगा ट्रिप्लॉइड, 3 सेट हो गए क्रोमोसोम के। अगर 4n हो जाए तो टेट्राप्लॉइड, 4 सेट्स हो गए। टेट्रासोमी एंड ट्राइसोमी ये किसके एग्जांपल्स हैं? ये एन्यूप्लॉइडी के। टेट्रासोमी को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा? 2n+2, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स का पेयर होता है, इसमें अगर 2 क्रोमोसोम बढ़ जाएं तो इसको बोला जाएगा टेट्रासोमी कंडीशन। ट्राइसोमी में क्या होगा? ट्राइसोमी में जो होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर है उसमें से अगर एक क्रोमोसोम बढ़ जाए तो इसको बोलेंगे ट्राइसोमी। तो ट्राइसोमी को लिखा जाएगा 2n+1, ये ट्राइसोमी, और इसको लिखा जाएगा 2n+2, ये टेट्रासोमी। एन्यूप्लॉइडी, एन्यूप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी में डिफरेंस ये है कि एन्यूप्लॉइडी में गेन और लॉस ऑफ फ्यू क्रोमोसोम्स, पूरा पूरा सेट नहीं चेंज होगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर, क्रोमोसोम नंबर इन सभी में चेंज होंगे। 132 का करेक्ट आंसर फोर्थ। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 133। सेलेक्ट द करेक्ट मैच फॉर मेंडल डाइहाइब्रिड क्रॉस। मेंडल डाइहाइब्रिड क्रॉस में आर जीनोटाइप्स दिए हुए हैं। ये क्या हुआ? ये राउंड हुआ, ये येलो हुआ, तो येलो रिंकल्ड गलत दिया हुआ है। ये रिंकल्ड है और ये येलो, क्योंकि वाई जो होगा डोमिनेंट होगा, तो येलो एंड रिंकल्ड ठीक है। ये राउंड, और ये कैसा होगा? ये ग्रीन, तो येलो राउंड गलत दिया हुआ है। ये कैसा होगा? ये रिंकल्ड और येलो, तो ग्रीन एंड राउंड ये भी गलत है, तो यहाँ पर येलो एंड रिंकल्ड ये सही है। 133 का करेक्ट आंसर सेकंड। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 134। द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी ऑफ मसल्स आर इफेक्टिवली यूज्ड फॉर लोकोमोशन एंड अदर मूवमेंट्स बाय ह्यूमन बींग्स एंड मेजॉरिटी ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो मसल्स में जो प्रॉपर्टी है, एक्साइटेबिलिटी की प्रॉपर्टी भी होती है, एक्सटेंसिबिलिटी भी होती है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी है, कॉन्ट्रैक्शन की एबिलिटी होती है, लोकोमोशन में यूज होगी, सही है। साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स लाइक माइक्रोफिलामेंट्स आर आल्सो इन्वॉल्व इन अमीबॉइड मूवमेंट्स, ये भी सही है। माइक्रोफिलामेंट्स और इसके अलावा प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, सूडोपोडिया का फॉर्मेशन जो होगा, अमीबॉइड मूवमेंट का मतलब क्या हुआ? फॉर्मेशन ऑफ सूडोपोडिया। सूडो का मतलब फॉल्स, पोडिया मतलब लिम्स, तो सूडोपोडिया। और यहाँ पर प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, ये दो फैक्टर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। तो ये स्टेटमेंट भी सही है और ये स्टेटमेंट भी सही है। 134 का करेक्ट आंसर होगा, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 135।
सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, द एम्ब्रियो में एंटर स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी कॉल्ड डॉर्मेंसी। तो जब ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये किस में चेंज हो जाता है, सीड में, और ओवरी किस में चेंज हो जाती है, फ्रूट में। और फ्रूट में जो ओवरी वॉल होगी ये चेंज होती है पेरिकार्प में। तो फ्रूट में भी ड्राइड में भी फ्लैशी, ड्राई कंडीशन में होगा तो पेरिकार्प जो होगी यहाँ पर डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती है, फ्लैशी में पेरिकार्प 3 लेयर्स में डिफ्रेंशिएट होगी, एपिकार्प, मीजोकार्प, मीजोकार्प एंड एंडोकार्प। ये सारी कंडीशंस। तो ये किसमें, इन तीनों में फ्लैशी, ठीक है। ये यहाँ पर पेरिकार्प डिफ्रेंशिएटेड है। फ्रूट में भी ड्राई एज इन ग्राउंडनट एंड मस्टर्ड, ये भी सही दिया हुआ है। और ओव्यूल जो होता है यहाँ पर इंटेगमेंट सीड में चेंज हो जाते हैं, मॉइस्चर कंटेंट रिड्यूस हो जाता है। और यहाँ पर एम्ब्रियो जो होगा ये स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी डॉर्मेंसी, तो ये भी सही है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हुआ ऑल। तो I have covered my portion, question number 101 to 135. Now 136 to 70 will be covered by my fellow partner Dr. Alice sir. Thank you all of you. Thank you so much. हेलो बच्चों, अब हम आपको 136 से आगे के क्वेश्चन करा दे रहे हैं। देखिए 136 का क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, लिखा हुआ है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। बेटा देखिए गौर से, करेक्ट स्टेटमेंट निकालना है। लिखा हुआ है इन अ वेरी फ्यू ऑफ एक्वाटिक प्लांट, जैसे कि वाटर हाइसेंथ और ज़ूस्टेरा। वाटर हाइसेंथ और ज़ूस्टेरा लिखा हुआ है, देखना लिखा हुआ है द फ्लावर एमर्ज अबव द लेवल ऑफ वाटर एंड पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट और विंड एज इन द मोस्ट ऑफ द लैंड प्लांट। तो इसमें वाटर हाइसेंथ तो आता है लेकिन ज़ूस्टेरा नहीं आता भाई। ज़ूस्टेरा की जगह कौन आएगा, वाटर लिली। अगर आप बोलना था तो सही था, वाटर लिली होना चाहिए था, इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो गया। फिर लिखा है ओनली विंड पॉलिनेशन। देखो यहां ओनली वर्ड लिखा हुआ है, तब पढ़ते हैं विंड पॉलिनेटेड फ्लावर नॉट वेरी कलरफुल एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर। तो ये सिर्फ ओनली वर्ड लिखकर गलत कर दिया, क्योंकि विंड पॉलिनेटेड जो प्लांट्स होते हैं और उसके साथ साथ जो आपके पास वाटर पॉलिनेटेड प्लांट होते हैं उनमें आपके पास फ्लावर का कलर इन जनरल नहीं देखने को मिलता और वो नेक्टर भी प्रोड्यूस नहीं करते। ओनली की वजह से ये वाली बात गलत। फिर लिखा हाइड्रेला एंड द पॉलिनेटिंग एजेंट इज वाटर। ये बात सही है, क्योंकि हाइड्रेला और वेलिसनेरिया ये आपके पास वाटर की सरफेस पर पॉलिनेशन करते हैं, इसी वजह से इनके लिए टर्म हम यूज करते हैं हिपी हाइड्रोफिली। जबकि ज़ूस्टेरा जैसे कि सी ग्रासेस उनमें वाटर के अंदर सबमर्ज्ड कंडीशन में पॉलिनेशन होता है, उसे हम हाइपोहाइड्रोफिली कहते हैं। ये बात सही है। वेलिसनेरिया में पॉलिनेटिंग एजेंट विंड को बात कर रहे हैं, ये वाली बात गलत। आंसर आपके पास क्या हो गया, थर्ड करेक्ट ऑप्शन में। आगे देखिए 137 करेक्ट स्टेटमेंट निकालना है। इन वीट द नंबर ऑफ ओव्यूल इन एन ओवरी मे बी मैनी नहीं, मे बी सिंगल होना चाहिए। ठीक है, ये वाली बात आपके पास गलत हो गई। लिखा वाटरमेलन द नंबर ऑफ ओव्यूल इन एन ओवरी मे बी 1, बिल्कुल नहीं, यहां पर मैनी होना चाहिए, ये भी गलत। फिर लिखा हुआ है द प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द कैविटी ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल नहीं भाई साहब, यहां पर ओवरी होना चाहिए, इनसाइड द ओवरी। द सेल्स ऑफ द न्यूसिलस हैव अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल, ये बात सही। सिर्फ डी वाली बात सही है, तो आंसर 137 का क्या बनेगा, थर्ड। आगे देखो लिखा हुआ है सेलेक्ट द 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन है, सक्सिनिक एसिड 4 कार्बन है, फ्यूमेरिक एसिड ऑल्सो 4 कार्बन है। आंसर सारे के सारे आपके पास 4 कार्बन कंपाउंड है और ऑल हो जाएगा। आगे देखिए 139 इन ईटीएस माइटोकॉन्ड्रिया विच इज द कॉम्प्लेक्स थर्ड। कॉम्प्लेक्स 1 NADH डिहाइड्रोजनेज, नंबर 2 सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज या FADH2 कॉम्प्लेक्स 2। कॉम्प्लेक्स थर्ड होता है साइटोक्रोम BC1, जिसमें अगर मैं कॉम्प्लेक्स 4 की बात करूं तो 2 कॉपर सेंटर, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज और साइटोक्रोम AA3, और जबकि ATP सिंथेज जो होता है वो होता कॉम्प्लेक्स 5। तो आंसर आपके पास क्या बनेगा, बन जाएगा फर्स्ट। आगे देखिए पल्मोनरी रेस्पिरेशन अकर्स इन,
पल्मोनरी रेस्पिरेशन का मतलब ऐसे एनिमल जो लंग्स के द्वारा रेस्पिरेशन करते हैं। सीलेंट्रेटा में जनरल बॉडी सरफेस से होगा, फिशेस में गिल्स के द्वारा होगा, और गिल्स के द्वारा होने वाला रेस्पिरेशन ब्रैंकियल कहलाता है। बर्ड्स में लंग्स के द्वारा होगा, और लंग्स के द्वारा होने वाले रेस्पिरेशन को हम पल्मोनरी कहते हैं। एनलिडा में मॉइस्ट क्यूटिकल के द्वारा हो जाएगा रेस्पिरेशन। तो आंसर आपके पास क्या बन गया? थर्ड बनेगा। आगे बताओ, लिखा हुआ एमिगडाला इज द पार्ट ऑफ। एमिगडाला पार्ट जो है वो आपके पास मिड ब्रेन का नहीं, फोर ब्रेन का है। आंसर आपके पास सेकंड होना चाहिए। 141 एमिगडाला किसका पार्ट है? एमिगडाला पार्ट है आपके पास फोर ब्रेन का। ठीक है, आगे देखिए, आगे आपके पास लिखा है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर इम्यूनिटी। इम्यूनिटी के रिगार्डिंग आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। इम्यूनिटी में भी एक्टिव और पैसिव, ये बात सही है। एक्टिव और पैसिव, एक्टिव में खुद एंटीबॉडी बनाती है बॉडी, और पैसिव में बनी बनाई एंटीबॉडी यूज करते हैं। फिर लिखा व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडी आर डायरेक्टली गिवन टू प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट द फॉरेन एजेंट, इट इज कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी। बिल्कुल, जब हम एंटीबॉडी को बनाने में एनर्जी खर्च नहीं करते, बनी बनाई एंटीबॉडी यूज करते हैं, तो उसे हम कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी। सही बात है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है नॉन स्पेसिफिक होती है, बिल्कुल गलत बात। एक्वायर्ड इम्यूनिटी स्पेसिफिक होती है, और द टी लिम्फोसाइट मीडिएटेड इम्यूनिटी जो होती है वो सेल मीडिएटेड होती है। बात सही। तो ए बी डी सही बात है, और ए बी डी सही है, तो आंसर आपके पास सेकंड बनना चाहिए। एबीडी आंसर बनेगा जो कि होगा सेकंड में। आगे देखो अगला क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट बेटा देखो गौर से, लिखा हुआ है स्मोकिंग ऑल्सो पेव्स द वे ऑफ हार्ड ड्रग। तो कहा जाता है कि धूम्रपान से तीव्र ड्रगों की, मतलब आगे के ड्रग की लत लग जाती है, और आपके पास ये बात सही है। निकोटीन स्टिमुलेट करता है एड्रिनल ग्लैंड को, जो रिलीज कराता है एड्रिनलिन और नॉन एड्रिनलिन, जो कि ब्लड सर्कुलेशन में आ जाता है ना। और अगर बॉडी में एड्रिनलिन नॉन एड्रिनलिन बाहर से बनने को कोई प्रोत्साहित करने लगे, है ना, तो हम आपसे कहेंगे कि निकोटीन लाइक द एड्रिनलिन नॉन एड्रिनलिन की तरह काम कर रहा है। तो बॉडी क्यों एनर्जी खर्च करके बनाएगी? बाहर से लत लगा देगी कि बाहर से मिल जाए आसानी से। कोकेन इंटरफियर करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर डोपामीन, बिल्कुल बात सही है। तभी यूफोरिया का एहसास होता है अगर आपके पास साइनेप्टिक क्लेफ्ट में डोपामीन ज्यादा टाइम के लिए रह जाए। तो आपके पास ये तीनों बातें सही है, आंसर ऑल बनना चाहिए। आगे देखिए 144 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये वाली रिएक्शन आप देखिए dn अपॉन dt Rn k माइनस n अपॉन k। कहा जाता है कि जब k का टर्म आने लग जाए, इसका मतलब हम बात कर रहे हैं कैरिंग कैपेसिटी की, और कैरिंग कैपेसिटी की जब बात करी जाए तो रिसोर्सेस अनलिमिटेड या लिमिटेड। तो कैरिंग कैपेसिटी की जब बात आ जाए तो रिसोर्सेस कैसे हो जाते हैं? अनलिमिटेड नहीं, लिमिटेड हो जाते हैं। और रिसोर्सेस जब लिमिटेड हो तो ग्रोथ अनलिमिटेड नहीं हो सकती। n बराबर पॉपुलेशन डेंसिटी एट टी टाइम, बिल्कुल सही है। r बराबर इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, बिल्कुल सही है। k बराबर कैरिंग कैपेसिटी, बिल्कुल सही है। लेकिन r रिप्रेजेंट नहीं करता कलर ऑफ ऑर्गेनिज्म को, तो आंसर तो 4 हो गया ना, इनकरेक्ट बताना है। आगे देखिए अगला लिखा हुआ है कि भाई सेलेक्ट करके बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। बताओ भैया, नेटैलिटी का मतलब जन्म दर, और वो इंक्रीज करेगी पॉपुलेशन डेंसिटी, बिल्कुल सही। आई माइग्रेशन मतलब कुछ इंडिविजुअल्स का मतलब किसी भी पॉपुलेशन में आ जाना, तो वो भी पॉपुलेशन डेंसिटी को इंक्रीज करेगी। ई माइग्रेशन मतलब कुछ इंडिविजुअल्स का किसी पॉपुलेशन से निकल जाना, तो ये डिक्रीज करेगी पॉपुलेशन डेंसिटी। मोर्टेलिटी इंक्रीज करेगी आपके पास पॉपुलेशन डेंसिटी, ये वाली बात गलत। आंसर आपके पास 145 का क्या बन जाएगा? 4, क्योंकि मोर्टेलिटी जो होती है वो पॉपुलेशन डेंसिटी को डिक्रीज करेगी। आगे देखिए, ये फोटो आपके दिए गए एवोल्यूशन में, और उन फोटो को जाकर देखना, ये एडल्ट ह्यूमन बींग्स का है, ये बेबी चिंपैंजी का है, ये एडल्ट चिंपैंजी का है। आंसर ऑल हो जाएगा, सही मैचिंग है बिल्कुल। आगे देखिए लिखा हुआ इनकरेक्ट मैच आपको बताना है। अगर आपको यह बात समझ आती है कि ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड है, तो आपके पास C6H12O6 सबको याद रहता है। पायरुविक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड है, और C3H4O3, ये बिल्कुल सही बात है। और आपके पास एसिटिक एसिड 2 कार्बन कंपाउंड है, यहां पर C3 लिखा हुआ है, और H2CO3 कार्बोनिक एसिड होता है। ये वाला आंसर गलत हो गया, क्योंकि यहां पर CH3COOH एसिटिक एसिड, जिसमें C2
H4O2 हो जाएगा। आगे आ जाइए, लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर लिविंग, इनमें से कौन लिविंग है? अगर कोई लिविंग है तो लिग्निफाइड होगा या नॉन लिग्निफाइड? नॉन लिग्निफाइड होना चाहिए। और अगर मैं तुमसे यह कहूं जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग है, बिल्कुल है। फ्लोएम पैरेन्काइमा लिविंग है, बिल्कुल है। आपके पास कंपेनियन सेल भी लिविंग होता है, आंसर ऑल हो जाना चाहिए। आगे आइए, विच इज नॉट इन्वॉल्व इन एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में आता कौन कौन? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में एपिडर्मिस आते हैं, एपिडर्मिस आ गया। उसके अलावा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में स्टोमेटा आ गया, और अगर स्टोमेटा आ गया तो इसमें गार्ड सेल भी आ गई, और गार्ड सेल आ गई तो आपके पास सब्सिडियरी सेल्स भी आ जाएंगी। इसी में कौन सी आ जाएंगी? सब्सिडियरी सेल्स। और उसके अलावा आपके पास एपिडर्मल हेयर, एपिडर्मल हेयर के बारे में जो आपके पास एपिडर्मल हेयर होंगे उसमें दो आ जाएंगे, एक आ जाएगा रूट हेयर और दूसरा आ जाएगा स्टेम हेयर, जिसे हम क्या कहते हैं? ट्राइकोम। क्या कहेंगे बेटा? ट्राइकोम। तो आप देखिए एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में कौन इन्वॉल्व नहीं है? वेस्कुलर बंडल तो वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में आएगा, मतलब ये वाली बात नहीं होगी। गार्ड सेल आ जाएगा, ट्राइकोम आ जाएगा, रूट हेयर आ जाएगा। आंसर आपके पास 149 का फर्स्ट हो गया। ओके, आगे बताओ। लिखा हुआ विच इज नॉट अ टाइप ऑफ फिलोटैक्सी, फिलोटैक्सी का मतलब अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन द ब्रांच या स्टेम। अगर वो लीफ का अरेंजमेंट है तो फिलोटैक्सी है। रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस है, इम्ब्रिकेट, इम्ब्रिकेट आपके पास एस्टिवेशन है, फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन है। तो आपके पास इसमें से कोई भी फिलोटैक्सी नहीं है, इनमें कोई भी फिलोटैक्सी नहीं है, क्योंकि ये इनफ्लोरेसेंस है, ये आपके पास एस्टिवेशन है, और ये आपके पास क्या है? प्लेसेंटेशन। समझ पाए? आंसर क्या हो जाएगा? 4। आगे देखिए, अगला अगला बता दीजिए। आप देखिए, सेलेक्ट द डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस। ना आपके पास ये सिंगल मेम्ब्रेन है, ये सिंगल मेम्ब्रेन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी सिंगल मेम्ब्रेन है, और ये तो विदाउट मेम्ब्रेन है। कैसा है? विदाउट मेम्ब्रेन। इसमें से कोई भी डबल मेम्ब्रेनस नहीं है। आंसर 4 हो गया। आगे बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट इन साइज। साइज के अकॉर्डिंग अरेंज करना है, अरेंज नहीं करना, लार्जेस्ट बताना है। तो सबका साइज पता होना चाहिए। ये होगा 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ, वायरस का साइज 0.2 से 0.02 माइक्रोमीटर, पीपीएलओ का साइज 0.1 माइक्रोमीटर, यूकैरियोटिक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल का साइज 10 से 20 माइक्रोमीटर होता है। आंसर आपके पास क्या बन जाएगा? 4। सबसे लार्जेस्ट सेल बतानी थी। आगे आप मुझे बताइए, ये बढ़िया क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। हालांकि मतलब आपके पास ये थोड़ा सा पोर्शन दिया हुआ है केमिकल कोऑर्डिनेशन में। कोलिसिस्टोकाइनिन आपके पास इंटेस्टाइन से निकलता है, पैनक्रियाज पर जाकर एक्ट करता है और इंड्यूस करता है पैनक्रियाटिक एंजाइम को निकालने के लिए। यही सीसीके कोलिसिस्टोकाइनिन जो इंटेस्टाइन से निकला है ऑल्सो काम करता है गॉल ब्लैडर पर और रिलीज करवाता है बाइल। बात बिल्कुल सही है। गैस्ट्रिन हार्मोन जी सेल ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलता है, जो कि आपके पास HCl और अदर एंजाइम को रिलीज करने में हेल्प करेगा। और आपके पास सेक्रेटिन, सेक्रेटिन आपके पास देखिए लिखा हुआ है एंडोक्राइन, एक्ट ऑन एंडोक्राइन पैनक्रियाज और स्टिमुलेट करता है सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन और ग्लूकागॉन। ये यहां तक बात सही है, लेकिन ये वाली बात गलत हो गई, क्योंकि ये आपका रिलीज करवाएगा बाइकार्बोनेट एंड वाटर, जिससे एसिडिक मीडियम जो आया है आपके पास, एसिडिक मीडियम का फूड आया ड्यूडेनम में, उसे क्या करा सके? उसका मीडियम बदलवा सके। तो ज्यादा से ज्यादा बाइकार्बोनेट और वाटर को रिलीज करके वो क्या करेगा? वो मीडियम को चेंज करने की कोशिश करेगा। तो यहां पर इंसुलिन और ग्लूकागॉन लिखा था, ये वाली बात गलत हो गई। आंसर 4 हो गया। आगे देखिए, आगे आपके पास लिखा सेलेक्ट द करेक्ट मैच फॉर द मसल बंडल। स्मूथ मसल फाइबर या स्मूथ मसल इनवॉलेंट्री होते हैं, ठीक है, आपको ब्लड वेसल्स में देखने को मिलेंगे, बात सही है। स्केलेटल वॉलेंट्री होते हैं, ठीक है, लेकिन इंटेस्टाइन में नहीं पाए जाते। स्मूथ वॉलेंट्री नहीं होते, गलत बात। कार्डियक वॉलेंट्री नहीं होते, इनवॉलेंट्री। आपके पास आंसर क्या बन गया? फर्स्ट। ओके, आगे सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। देखिए, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में कोलेजन फाइबर होंगे, बिल्कुल होंगे।
क्योंकि डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल लिगामेंट्स और टेंडन्स है, ठीक है, लिगामेंट्स और टेंडन्स। टेंडन में बात करी जाए तो आपके पास मोस्ट ऑफ द कोलेजन फाइबर होते हैं, और आपके पास लिगामेंट्स में ज्यादा इलास्टिन होते हैं लेकिन थोड़े से कोलेजन होते हैं। डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में मोस्टली कोलेजन होते हैं, सही बात है। आरबीसी डब्ल्यूबीसी फ्लूइड एपिथेलियल टिश्यू नहीं होता, यह तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का। यही गलत हो गया। हार्मोन सिक्रीशन ऑफ डक्टलेस ग्लैंड, इसी वजह से हम एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड के पास डक्ट नहीं पाई जाती। इनकरेक्ट बात बतानी थी तो बताओ क्या हो गया? थर्ड। हाँ या ना बेटा बोलो, थर्ड हो गया कि नहीं हो गया? आगे बताना मुझे। देखिए आप ये देखिए, इनकरेक्ट मैच बताना है फॉर द कॉकरोच। ये सारे फोटो दिए गए हैं किसके? माउथ पार्ट्स के। कॉकरोच का माउथ पार्ट बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप होता है। लैब्रम अपर लिप, सॉरी हाँ अपर लिप, लैबियम लोअर लिप, हाइपोफैरिंक्स टंग, मैक्सिला ब्रिंग द फूड टू द मैंडिबल, मैंडिबल क्रशिंग द फूड। तो आपके पास यहां पर देखिए लैब्रम है, ये लैब्रम नहीं है क्योंकि सेंसरी पैपिला पाए जाते हैं। ये लैब्रम नहीं, ये तो लैबियम है, लोअर लिप, और लोअर लिप पर ही आपके पास सेंसरी पल्प पाए जाते हैं। इसी वजह से इसे हम सेकेंडरी मैक्सिला भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? सेकेंडरी मैक्सिला भी कह देते हैं। आपके ये मैंडिबल की फोटो सही है, ये मैक्सिला की फोटो, ये हाइपोफैरिंक्स की है। आपके पास गलत बात निकालनी थी, आंसर फर्स्ट ही है। जिसे उन्होंने लैब्रम लिखा है वो एक्चुअली लैबियम है, जिसे उन्होंने अपर लिप लिखा है वो एक्चुअली कैसा है? लोअर लिप। लिखा हुआ असर्शन में जेनेटिक कोड डिजनरेट होते हैं। जेनेटिक कोड डिजनरेट होते हैं बिकॉज एक अमीनो एसिड के एक से ज्यादा जेनेटिक कोड पाए जाते हैं। रीजन में यही लिखा है, सम अमीनो एसिड हैव कोडेड बाय मोर देन वन कोडॉन। असर्शन सही, रीजन सही, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है बेटा? बिल्कुल है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है प्लेसेंटा ऑल्सो एक्ट एज एंडोक्राइन टिश्यू, बिल्कुल सही है। प्रोड्यूस करता है सेवरल हार्मोन, ठीक है। ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिक हार्मोन सही है, लेकिन टीसीटी बिल्कुल नहीं। थायरोकैल्सिटोनिन ये तो आपके थायरोक्सिन हार्मोन है। सीसीके ये भी आपके पास नहीं है। तो आपके पास ये वाला पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। यहां पर क्या होना चाहिए था? एचसीजी ठीक है, एचपीएल ठीक है ना? तो आपके पास बाकी आपके पास ना टीसीटी ना सीसीके। लिखा हुआ मियोटिक डिवीजन स्टार्ट द जाइगोट। जाइगोट में आपके पास यूट्रस की तरफ बढ़ने के लिए, जब बढ़ने के दौरान डिवीजन होगा तो उसे मियोटिक नहीं कहते, उसे हम माइटोसिस कहते हैं। और जाइगोट में जब माइटोसिस होगी तभी एम्ब्रियो बनेगा। तो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत है। दोनों स्टेटमेंट गलत है, आंसर फर्स्ट होना चाहिए। 158 का फर्स्ट होगा बेटा। समझ आया कि नहीं आया? चलिए आगे बताइए। 159 द प्राइमरी oocyte फॉर्म्स न्यू मेम्ब्रेन कॉल्ड जोना पेलुसिडा। प्राइमरी oocyte नहीं बनाता भाई साहब, ये तो सेकेंडरी oocyte बनाता है। कौन बनाता है? सेकेंडरी oocyte। गलत बात हो गई। फिर लिखा है द नंबर ऑफ क्रोमोसोम आर सेम इन सेकेंडरी oocyte एंड ओवम। सेकेंडरी oocyte की प्लॉइडी n होती है और आपके पास ओवम की भी प्लॉइडी n है, तो क्रोमोसोम की संख्या बराबर है। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट गलत, दूसरा सही। और इस बिहाफ पर आंसर कौन सा बनेगा? थर्ड। बताओ बेटा आंसर थर्ड बन गया कि नहीं? मुझे तो बिल्कुल सही लग रहा है, थर्ड हो गया। आगे देखिए अगला। अगला क्वेश्चन देखिए, ट्रैकीड्स आर प्रेजेंट इन द जाइलम ऑफ। ट्रैकीड्स फर्स्ट टाइम देखने को मिले टेरिडोफाइट्स में, पाए जाते हैं जिम्नोस्पर्म में मेन कंडक्टिव टिश्यू के तौर पर, और पाए जाएंगे एंजियोस्पर्म में भी, लेकिन मेन कंडक्टिव टिश्यू वहां पर वेसल्स को माना जाता है। तो आपके पास ट्रैकीड्स आर प्रेजेंट इन द जाइलम ऑफ फाइनस, बिल्कुल, क्योंकि जिम्नोस्पर्म है। क्या है? जिम्नो। कॉटन प्लांट एंजियोस्पर्म है, बिल्कुल पाया जाएगा। स्लैजिनेला टेरिडोफाइट है, बिल्कुल पाया जाएगा। आंसर ऑल हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑल। आगे देखिए, लिखा हुआ इन वुमेन विच हार्मोन आर प्रोड्यूस ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं? तो ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिक हार्मोन वही हार्मोन है जो प्रेगन न्यूज में हम चेक करते हैं। ये इसका पाया जाना हम बता सकते हैं कि प्रेगनेंसी लीड हो गई है, प्रेगनेंसी में ही निकलता है। ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ये भी बात प्रेगनेंसी में ही निकलेगा, और लेटर फेज में रिलैक्सिन भी निकलेगा जब चाइल्ड बर्थ कराना होगा। तो आंसर आपके पास 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4। आगे बताइए। देखिए, इन बायोरिएक्टर द स्टायरर फैसिलिटेट। स्टायर्ड बायोरिएक्टर क्या फैसिलिटेट करेगा? प्रॉपर मिक्सिंग हो जाए, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी चारों तरफ आसानी से हो जाए।
सही बात है। लिखा हुआ इन ऑलमोस्ट ऑल रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी द अल्टीमेट एम ये है कि हम अपनी डिजायरेबल प्रोटीन बना लें। बिल्कुल बात सही है, यही तो हम चाह ही रहे कि भाई जीन अपना एक्सप्रेशन दे, और जीन अपना एक्सप्रेशन किस फॉर्म में देगा? प्रोटीन के फॉर्म में। तो आपके पास आंसर दोनों सही है, और दोनों सही है, आंसर 4 बनेगा। 162 का आंसर क्या बन जाएगा बेटा? 4। चलिए बढ़िया, बताइए अगला क्वेश्चन। विच इज नॉट इन्वॉल्व इन टिश्यू कल्चर? टिश्यू कल्चर में कौन इन्वॉल्व नहीं है? टिश्यू कल्चर में टोटीपोटेंसी इन्वॉल्व है, बिल्कुल। वो सिंगल सेल जो पूरा ऑर्गेनिज्म, पूरा प्लांट या पूरा एनिमल बना दे, तो वो सेल आपके पास टोटीपोटेंट सेल, और ये फिनोमिना टोटीपोटेंसी कहलाता है। सोमा क्लोन्स भी आपके पास, सोमैटिक क्लोन्स जो है वो आपके पास यहां पर टिश्यू कल्चर में यूज होते हैं, सोमैटिक हाइब्रिड भी यूज होते हैं, लेकिन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का कोई रोल नहीं है। आंसर 4 होगा, क्योंकि हम यहां पर नॉट इन्वॉल्व की बात कर रहे हैं। आगे देखिए, यह फोटो आपको दिया गया है ब्रेन का, और वो कह रहा है कि 4 ब्रेन के पास क्या क्या इंक्लूड है। तो बी वाला पार्ट आपके पास कॉर्पस कैलोसम है। कॉर्पस कैलोसम मतलब ये तो मैमल्स में पाए जाने वाला फीचर है, और ये 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर को जोड़ने का काम करेगा। ए वाला पार्ट क्या है? वो है सेरिब्रम। सेरिब्रम भी आपके पास क्या हो जाएगा? 4 ब्रेन का पार्ट। सी वाला पार्ट क्या हो गया? सी वाला पार्ट जो हो गया है वो हो गया थैलेमस या फिर हाइपोथैलेमस, थैलेमस या हाइपोथैलेमस। तो इसका मतलब ये डी वाला पार्ट जो है वो आपके पास पोन्स वाला रीजन हो गया, और ये आपके पास हो गया हाइंड ब्रेन का पार्ट। इसका मतलब ए बी और सी, ए बी हो गया, बी भी हो गया, और सी, ए बी सी आपके पास तीनों पार्ट हो गए 4 ब्रेन के। आगे देखिए अगला, थेराप्सिड्स एंड पैलिकोसॉरस आर एक्सटिंक्ट मैमल। बिल्कुल गलत, ये मैमल नहीं होगा, ये रेप्टाइल्स है। क्या है? रेप्टाइल्स है, इस वजह से ये बात गलत। फिर लिखा है प्री हिस्टोरिक केव आर डेवलप अबाउट 18,000 ईयर्स एगो। ये बात सही है, एनसीईआरटी में डायरेक्ट लिखा है। एक चीज बात सही है और दूसरी गलत है, तो इसका नहीं, पहला गलत है, दूसरा सही है। आंसर 3 बनेगा, पहला इनकरेक्ट, दूसरा करेक्ट। 165 का क्या बन जाएगा बेटा? 3। आगे देखिए, लिखा हुआ लाइकेन एंड माइकोराइजा आर एग्जांपल ऑफ म्यूचुअलिज्म। बिल्कुल, लाइकेन जो है वो एग्जांपल किसका है? लाइकेन एग्जांपल है म्यूचुअलिज्म का, जो एल्गी और फंजाई के बीच है। माइकोराइजा हायर रूट के और फंजाई के बीच का सिम्बियोटिक एसोसिएशन है, दोनों म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल है, ठीक है। इन लाइकेन फंजाई द प्लांट, फंजाई हेल्प करता है प्लांट को इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट द सॉइल्स, वाइल जो प्लांट है वो टर्न प्रोवाइड टू फंजाई विद एनर्जी यील्डिंग कार्बोहाइड्रेट, मतलब फोटोसिंथेसिस करेगा। इनमें यहां पर प्लांट का मतलब वो एल्गी को बोलना चाह रहा है, एल्गी कम्स अंडर द प्लांट। तो ये वाली बात सही है कि नहीं? तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि लाइकेन में फंजाई नरिशमेंट देता है, शेल्टर देता है, न्यूट्रिशन देने में हेल्प करता है। नरिशमेंट का मतलब जो न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, जबकि एल्गी जो होता है वो फूड प्रोवाइड कराती है, फूड बनाती है। तो आप देखिए ये दोनों स्टेटमेंट सही है, आंसर आपके पास 4 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 4। आगे लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एसटीआई। एसटीआई का मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में पूछ रहा है, कौन है? मलेरिया सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है, अमीबियासिस भी नहीं है, ट्राइकोमोनियासिस है, टाइफॉइड नहीं। आंसर आपके पास क्या बन जाएगा? 3। आगे देखिए, इन टेस्ट क्रॉस द परसेंटेज ऑफ वॉयलेट फ्लावर। तो कहा जाता है टेस्ट क्रॉस का मतलब यह है कि हेट्रोजाइगस का क्रॉस हम रेसेसिव मतलब रेसेसिव जीनोटाइप से करा दे, तो ये टेस्ट क्रॉस है। जब भी हम वॉयलेट और व्हाइट को ये देखने के लिए मतलब जब टेस्ट क्रॉस कराए थे तो वॉयलेट कितने मिले थे? 50%, और आपके पास व्हाइट कितने मिले थे? 50%। तो वो यही पूछ रहा है कि रेशियो क्या था टेस्ट क्रॉस का? 1:1, जिसमें वॉयलेट कलर कितने होंगे? 50%। आंसर ठीक। आगे लिखा हुआ मेंडल का डाई हाइब्रिड क्रॉस, जिसमें व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसके परसेंटेज पूछ रहा है। तो आपको पता है डाई हाइब्रिड क्रॉस में टोटल इंडिविजुअल कितने होते हैं? 16।
अब अगर तुम्हें इनके इंडिविजुअल के नंबर पता चल जाए कि कितने होंगे तो आपको यह पता चल जाएगा 16 में से कितने। तो आप ये बार हमने एक ट्रिक बताई है कि 2 की पावर n करिए और n में आएगा हेट्रोजाइगस पेयर। तो आप बताइए इसमें हेट्रोजाइगस कोई पेयर नहीं है, इसका मतलब ये जीनोटाइप 1 पाया जाएगा। इसमें भी कोई भी हेट्रोजाइगस पेयर नहीं है, इसका मतलब इसका एक जीनोटाइप पाया जाएगा। जबकि इसमें 2 हेट्रोजाइगस पेयर हैं 2 की पावर 2, इसका मतलब 4 होगा। मतलब ये होगा एक में एक इंडिविजुअल 16 में, ये भी होगा एक इंडिविजुअल 16 में, ये होंगे 4 इंडिविजुअल 16 में। अगर 4 इंडिविजुअल 16 में है तो ये 25% हो गया, ये एक 16 में है तो ये 6.25% हो गया, और ये भी आपके पास क्या हो गया 6.25%। तो आंसर आपके पास क्या हो गया 6, ये वाला और ये वाला, आंसर फर्स्ट हो गया। आंसर क्या हो गया बेटा फर्स्ट। जीनोटाइप देकर अगर नंबर ऑफ इंडिविजुअल पूछे तो 2 की पावर n लगाना, और n का मतलब है हेट्रोजाइगस पेयर। ओके, आगे हमारे पास 170 क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द जीनोटाइप ऑफ नॉर्मल मेल चाइल्ड। नॉर्मल मेल चाइल्ड मतलब इसमें होंगे 44 ऑटोसोम और फिर होगा 2 सेक्स क्रोमोसोम X और Y। तो देखिए 44 ऑटोसोम ठीक है, लेकिन XX है तो गर्ल्स होगा, क्या होगा ये गर्ल। जबकि बॉय का पूछ रहा है तो ये वाली बात सही है, ये वाली 45 बता रहा है, ये वाली बात गलत हो गई। आंसर आपके पास सेकंड हो गया। तो ये था आपके पास आगे 136 से 170 क्वेश्चन तक, जिसे हमने डिस्कस करा दिया है। इसके बाद के क्वेश्चन आपको विक्रम सर डिस्कस करा देंगे। हमें इजाजत दीजिए, पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। हेलो बच्चों, न्यू लाइट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। और मैं विक्रम चक्रवर्ती आज आपके समक्ष लेकर के हाजिर हुआ हूं ऑल इंडिया फुल सिलेबस टेस्ट 12, जो कि 12 सितंबर 2024 को हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से ऑनलाइन ऑफलाइन मोड दोनों में हुआ है पेपर ये। और इस पेपर का डिस्कशन क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर 170 तक की जर्नी हमारे सीनियर साथी डॉक्टर अली सर और शैलेश सर ने आपके साथ की, और आगे की जर्नी क्वेश्चन नंबर 171 से लेकर 200 तक की जर्नी आप मेरे साथ करेंगे। और आपके सामने पहला सवाल चले द इनकरेक्ट ऑप्शन फॉर डाउन सिंड्रोम। आप जानते हैं कि डाउन सिंड्रोम इटसेल्फ क्या है। जब शुरू में आप जेनेटिक डिसऑर्डर की बात कर रहे थे सर, जेनेटिक डिसऑर्डर, तो इसमें 2 कैटेगरी बताई गई थी, एक मेंडेलियन और दूसरी बताई गई थी क्रोमोसोमल। ठीक, और क्रोमोसोमल में भी 2 मेन क्या बताए गए थे, एन्यूप्लॉइडी और एक बताया गया था पॉलीप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी का मतलब क्रोमोसोम की संख्या 1 या 2 घट बढ़ जाए, जैसे हाइपर एन्यूप्लॉइडी बढ़ जाए, हाइपो मतलब घट जाए। पॉलीप्लॉइडी में एक एक पूरा का पूरा सेट बने, जैसे कि मैं डिप्लॉइड हूँ तो मेरा एक सेट हैप्लॉइड, तो मैं ट्रिप्लॉइड, टेंटा, टेट्राप्लॉइड, पेंटा, इस तरह से बड़े पॉलीप्लॉइडी। अब डाउन सिंड्रोम का केस जो है बच्चों वो एन्यूप्लॉइडी का है, और एन्यूप्लॉइडी में भी ये 2n+1 है, दैट इज़ ये ट्राइसोमी का एग्जाम्पल है। ट्राइसोमी में भी 2 होते हैं, एक सेक्स क्रोमोसोमल और एक होता है ऑटोसोमल। तो ये डाउन सिंड्रोम जो है वो ऑटोसोमल का एग्जाम्पल है, और सेक्स क्रोमोसोमल का एग्जाम्पल है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। और अब देखिए डाउन सिंड्रोम में आपकी किताब में जो डायग्राम बना है जिस बच्चे का, उसमें आप देखेंगे ब्रॉड फ्लैट फेस है, बिग ट्रंकिल टंग है और पाम क्रीज है। लेकिन जो सेक्स क्रोमोसोम में होने वाला ट्राइसोमी जिसे क्लाइनफेल्टर था, तो क्लाइनफेल्टर का सिम्टम यह था कि मेल के अंदर फेमिनिन कैरेक्टर का डेवलपमेंट हो जाना, और इसी को गायनिकोमेस्टिया कहते। तो गायनिकोमेस्टिया जो है एक्चुअल में वो क्लाइनफेल्टर का सिम्टम है, ना कि डाउन सिंड्रोम का। तो यही ऑप्शन डाउन सिंड्रोम के लिए गलत है, दैट इज थर्ड आंसर। लेकिन दोनों ही ट्राइसोमी के एग्जाम्पल है 2n+1 के, थर्ड आंसर। अब देखिए आपको पता है कि ये एक अगर पेड़ है, ठीक, ये एक पेड़ है और सन रेज दैट इज HNU फोटोन के प्रेजेंस में ये फोटोसिंथेसिस करता है। और फोटोसिंथेसिस में क्या बनता है सर, कार्बोहाइड्रेट। ये तो आप जानते हैं कार्बोहाइड्रेट बनता है। और आपको मालूम है कि ये पौधा है, ये भी अपनी जैसे हम अपनी ज़िंदगी चलाते हैं ATP की मदद से, एनर्जी की मदद से, ठीक, तो वैसे ही ये पौधा है। भले ही ये कार्बोहाइड्रेट बना रहा हो, लेकिन इस कार्बोहाइड्रेट का कुछ पार्ट ये खुद इस्तेमाल करेगा, दैट इज रेस्पिरेशन में इस्तेमाल करेगा एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये एक प्रकार से जितना बनाया उसमें कुछ घट गया। तो मान लीजिए जितना बनाया वो उसका ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्ट था, जो उसमें से थोड़ा लॉस होगा रेस्पिरेशन। अब क्या बचा सर, नेट प्राइमरी प्रोडक्ट। और यही अवेलेबल किसके लिए होती है सर, हर्बीवोर्स के लिए। जब एक हर्बीवोर्स किसी पौधे को किसी प्लांट को खाता है तो उसे ये अवेलेबल होता है। ये बात तो हम समझ गए कि GPP-R होता है NPP। तो पहला इक्वेशन
माइनस आर एन पी पी, ये तो हमको समझ में आ गया। लेकिन आप ध्यान से देखें, जैसे आपने जब आप छोटे से थे तो आप पढ़ते थे कि a प्लस बी बराबर सी होता है, तो अगर मैं a माइनस सी बराबर b लिखूं तो भी सही है, और अगर मैं a माइनस a बराबर सी माइनस बी लिखूं तो भी सही है। जैसे मैंने इस वाले को देखिए, a बराबर सी माइनस बी लिखूँ तो भी सही है। ठीक वैसे ही है कि मैंने क्या किया है कि इस रेशन को उठाया तो प्लस में आ गया तो इससे ऐड हो गया, ये भी सही है। अब मैंने क्या किया कि मैं इसको इधर लाया माइनस, इसको, ये भी सही है। ये तीनों इक्वेशन सही है। ध्यान से देखिए, ये सिंपल मैथमेटिक्स था, कुछ नहीं, जल्दी में आप ये आंसर लगा देंगे। और इसलिए मैं जानबूझ के थोड़ा इक्वेशन चेंज किया ताकि आपको चारों ऑप्शन पढ़ने की हैबिट डलाई जाए, क्योंकि पेपर में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे, ये पूछा जाएगा नॉन कार्टा के लिए, आप कार्टा पढ़ लेंगे। कभी कभी क्या होगा, दो ऑप्शन बहुत सही लगे तो आप चारों लगा देंगे। तो उस गलती को ऐड करने के लिए आपको ये सवाल दिया था मैंने इसको चेंज किया है। ठीक है, तो आप इसको सही कर सकते थे, समझ गए। तो आप इधर लाएंगे तो भी ये इधर आएगा, ठीक है, इधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, ये इधर आएगा और इधर रहेगा तो ये इसके बराबर थे। फोर्थ आंसर। अब देखिए, अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट जो है ये दुनिया का 20% ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? ऑक्सीजन। और इसे लंग्स ऑफ द प्लैनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? लंग्स ऑफ द प्लैनेट। ठीक। अब इसमें बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है। आपकी किताब में कुछ डेटा दिया गया कि इनवर्टिब्रेट्स को अगर हम मानिए तो 1,25,000, प्लांट 40,000, मछलियाँ 3,000 और बर्ड्स 1,300 हैं। ठीक। इसके अलावा मैमल्स और एम्फीबिया 427 है और रेप्टाइल 378 है। यही क्वेश्चन है कि 378 स्पीशीज कौन सी टेक्सोनॉमिक कैटेगरी की है? रेप्टाइल्स। और बर्ड कितना है सर? 1,300, मैमल 427, एम्फीबिया 427। दैट इज फर्स्ट आंसर। अब देखिए, इनकरेक्ट ऑप्शन फॉर कॉकरोच। आप कॉकरोच को जानते हैं सर, ये यूनिसेक्सुअल है और यूनिसेक्सुअल को ही आप क्या बोलते हो? डायोइसिया, दैट इज मेल अलग फीमेल अलग। ठीक। तो यूरिकोटेलिक ये होता है, निम्फ इसके लार्वा का नाम है और स्पर्मेटोफोर मेल में बनता, आप जानते हैं। ये क्या होता है सर? बंडल ऑफ स्पर्म होते हैं और बंडल ऑफ स्पर्म जो होते हैं ये फीमेल में ट्रांसफ़र होते हैं। लेकिन कमाल की बात, जैसे हम लोग अपने अंदर देखते हैं कि ब्लड जो होता है वो न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन दोनों का ट्रांसपोर्ट करता है। एक कॉकरोच में न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट तो करता है लेकिन ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट नहीं करता। ब्लड डज नॉट डू नॉट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। ये गलत है भाई, दैट इज थर्ड आंसर। अब देखिए, करेक्ट ऑप्शन फॉर फ्रॉग के लिए आपको पता है कि फ्रॉग भी क्या है? यूनिसेक्सुअल होता है और मेल अलग फीमेल अलग। अब मेल या फीमेल में कुछ ऐसे करेक्टर हों जिसको देख करके हम मेल फीमेल को डिस्टिंग्विश कर लें, इसी बात का नाम होता है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। मतलब मेल फीमेल को प्रॉपरली हमने आइडेंटिफाई कर लिया। और ये स्कैरिस में भी है, फीमेल बड़ी है मेल छोटा है। कॉकरोच में भी है, मेल में एनुअल स्टाइल है, फीमेल में एब्सेंट है। ठीक। अब मेल में क्या होता है कि 4 लिम्ब का जो फर्स्ट डिजिट होता है, ठीक है, वो कॉपलेटरी पैड की तरह वर्क करता है और इसमें साउंड प्रोड्यूस करने वाले वोकल साइक पाया जाते हैं। ये दो कैरेक्टर फीमेल्स इसको डिस्टिंग्विश करते हैं, मतलब इसमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाई जाती है। और आप जानते हैं कि फ्रॉग और ह्यूमन क्या होते हैं? यूरियोटेलिक होते हैं। सर ये गलत। अब देखिए, मैमल की मतलब ह्यूमन की आरबीसी जो होती ई न्यूक्लियड होती है, लेकिन फ्रॉग की ई न्यूक्लियड नहीं होती भाई, न्यूक्लियस होता है, तो ये गलत है भाई। मेरे थर्ड आंसर। अब देखिए, आपको केमिस्ट्री में आप पढ़ते थे कि अगर कार्बन कार्बन के पास सिंगल बॉन्ड हो तो ये क्या है? सैचुरेटेड। और अगर डबल बॉन्ड हो, ठीक है, अनसैचुरेटेड। ट्रिपल बॉन्ड हो, ये भी अनसैचुरेटेड। ठीक है, तो विदाउट डबल बॉन्ड सैचुरेटेड, फिर डबल बॉन्ड अनसैचुरेटेड। आपको मालूम था कि जैसे न्यूक्लियस जो आपके डीएनए आरएनए होते हैं उनका पॉलीमर होता है न्यूक्लियोटाइड, और ये न्यूक्लियोटाइड जो होता है न्यूक्लियोसाइड और फास्फोरिक एसिड से बनता है। तो जो न्यूक्लियोसाइड होता है उसको बोलते हैं ग्वानोसिन, ठीक है, एडेनोसिन, थाइमिडिन, यूरिडिन और थाइमिडिन होता है, या यूरिन कह सकते हैं। तो अब देखिए, ग्वानुलिक एसिड जो होता है ये एक प्रकार का न्यूक्लियोटाइड है। ये किससे बना सर? ग्वानोसिन से बना है प्लस फास्फोरिक एसिड से बना है। तो अगर न्यूक्लियोसाइड पूछते तो ग्वानोसिन होता। मान लीजिए भविष्य में यहाँ ग्वानोसिन लिखा होगा तो ये सही होगा, इसलिए गलत है। और ग्लिसरॉल में आपको पता है कि 3 कार्बन होते हैं, इसी का नाम 1, 2, 3
ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन होते हैं, प्रोपेन है 3 कार्बन है, और ग्लाइसिन तो आप जानते हैं सबसे स्मॉलेस्ट सबसे छोटा यही है, ग्लाइसिन है। क्यों? क्योंकि इसका जो वेरिएबल R ग्रुप आप जानते हैं COOH, ये H, और ये क्या है NH2, और यहाँ पर R वेरिएबल तो ये भी H ही होता है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, नॉन कायरल होता है। ठीक, तो देखिए 1 और 2 ही कार्बन है, तो कार्बन एटम की संख्या ग्लिसरॉल में ग्लाइसिन से ज़्यादा है, सही है, थर्ड आंसर। अब देखिए आपको पता है कि कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जिनमें नॉन प्रोटीन भी पार्ट होता है, ठीक, और उसको अब नॉन प्रोटीन पार्ट होता है प्रोटीन पार्ट के अलावा, तो अब इसको इस तरह से लिखते हैं एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर, ये है नॉन प्रोटीन पार्ट, और ये इटसेल्फ 3 प्रकार का होता है, पहला कोएंजाइम और दूसरा प्रोस्थेटिक ग्रुप और तीसरा मेटल आयन। तो कोएंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप ये दोनों के दोनों ऑर्गेनिक ही कंपाउंड होते हैं। ये लूजली बाउंड होता है किससे? इस एपो एंजाइम से, और प्रोस्थेटिक ग्रुप ये लूजली टाइटली बाउंड होता है किससे? एपो एंजाइम से। तो और जो आप कोएंजाइम है उसका एग्जांपल FAD, FMN, NAD, NADP, ये सब के सब ये दोनों सही है। और इसमें खास बात है, इसमें विटामिन होता है कौन सा? नियासिन, ठीक है। अब देखिए हिम ग्रुप इन परऑक्सीडेज एंजाइम, ये आपका क्या है? ये बात सही है कि इसमें पाया जाता है, और ये हाइड्रोजन परऑक्साइड का ब्रेक डाउन करता है, ये भी सही है। और ये प्रोस्थेटिक ग्रुप है, ये भी सही है, लेकिन ये ऑर्गेनिक नहीं, ये इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक है, गलत है भाई। और आपको पता है कि जो फंजाई की सेल वॉल होती है वो काइटिन और पॉलीसेकेराइड की बनी होती है, और प्लांट की सेलुलोजिक होती है, सेलुलोज खुद पॉलीसेकेराइड, मतलब पॉलीसेकेराइड फंजाई और काइटिन के सेल वॉल कंपोनेंट है, ये बात सही है, दैट इज थर्ड आंसर। अब देखिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट आप जानते हैं ऐसी प्रक्रिया जिसमें ATP क्या हो? यूटिलाइज हो, सर सही है। पर आपको मालूम है एंडोइम्यून सिस्टम, एक सेल खुद एक मेम्ब्रेन बाउंड है, उसके अंदर कुछ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल आपस में कुछ इस तरह से यूनाइट कोऑर्डिनेट करे कि इनका फंक्शन वेल कोऑर्डिनेट हो। और इसमें 4 सेल ऑर्गेनेल पाए जाते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और गोल्गी बॉडी, वैक्यूल और लाइसोसोम। अब देखिए इन चारों में पैराक्सीसोम नहीं है, इसलिए ये पार्ट ऑफ एंडोइम्यून सिस्टम नहीं है, ठीक। ऑस्मोसिस आपको पता है वाटर का डिफ्यूजन होता है, बिल्कुल सही है। आपको बताया गया था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वो लिपिड होता है, लिपिड और प्रोटीन होते हैं, और कुछ कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं, ये बात कहा गया। लेकिन ये कहा गया है कि सेल टू सेल मेम्ब्रेन में लिपिड और प्रोटीन वेरिएबल होता है। इसी का एक एग्जांपल दिया गया है कि 52% प्रोटीन और 40% लिपिड, ये किसकी मेम्ब्रेन में है? RBC का दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट, ये सही है भाई। तो आप हमें क्या गलत दिख रहा है? आंसर सेकेंड। अब देखिए आपको बताया गया था कि जब आप एनिमलिया का किंगडम पढ़ रहे थे या आप बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया कि आप मछलियां हैं, एम्फीबिया है, रेप्टाइल, इन सब में आपके हार्ट के चैम्बर्स अलग अलग हैं। अगर हम मछलियों की बात करें तो इसमें 2 चैम्बर हैं, एम्फीबिया में 3 हैं, और अगर आप रेप्टाइल की बात करोगे वैसे तो 3 चैम्बर है, लेकिन जो आपके एलिगेटर है, एलिगेटर और क्रोकोडाइल इसमें 4 है। अब सर 2, 3, 4, और उसके बाद आता है एप्स, और उसके बाद आता है मैमल, इसमें 4 चैम्बर है। 4 चैम्बर है, लेकिन कितना ऑरिकल कितना वेंट्रिकल, ये बड़ा प्रश्न है। तो 2 वाले में 1 ऑरिकल प्लस 1 वेंट्रिकल, और 3 वाले में 2 ऑरिकल प्लस 1 वेंट्रिकल, और 4 वाले में सर जी 2 ऑरिकल प्लस 2 वेंट्रिकल। अब इस बात पर एक क्वेश्चन है कि बताइए कि अगर आप ये जानते हैं कि 2 चैम्बर, 3 चैम्बर, 4 चैम्बर है, तो ये बताइए सर कि कितना वेंट्रिकल कितना ऑरिकल। अब देखिए मैं बोल रहा हूँ 2 वाले में 1 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल, सही है। मैं बोल रहा हूँ एम्फीबियंस में 2 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल, ये भी सही है। क्रोकोडाइल में 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल, सर यही गलत है, यहाँ 2 होना चाहिए। और मैमल और एप्स में 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल, सही है, दैट इज थर्ड आंसर। अब देखिए आपसे कहा गया है कि जब आप RBC की बात करते हो सर मैच्योर होने पर ये न्यूक्लिएट हो जाता है, लेकिन जो WBC होती है वो न्यूक्लिएट होती है। और संख्या देखोगे तो 5 to 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड, ये सही है। इसका 6000 से 8000 पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड, ये भी सही है। और अगर आप प्लेटलेट की बात करेंगे 1.5 लाख से 3 लाख होता है पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड, सही है। तो देखिए न्यूक्लियस एब्सेंट, ये गलत है। यहाँ ये 60,000 है, ध्यान से देखिए, ये गलत है। और जो आपका पता है कि जो WBC होती है वो मेनली होती है 2 टाइप की, ए ग्रेनुलोसाइट और ग्रेनुलोसाइट। अगर हम WBC की बात करें तो इसके मेनली 2 टाइप हैं, ए ग्रेन्यूलोसाइट और कौन सा? ग्रेन्यूलोसाइट। तो ए ग्रेनुलोसाइट जो है वो लिम्फोसाइट है, और कौन सा सर? मोनोसाइट, ये हो गया। और यहाँ पर सर इयोसिनोफिल
यहाँ पे सर बेसोफिल और कौन सा न्यूट्रोफिल। तो ये तीनों क्या हो गए, ग्रेनुलोसाइट एग्नोसाइट। अब इनका कंसंट्रेशन अलग अलग है सर। लिम्फोसाइट 20 से 25, मोनोसाइट 6 to 8, इओसिनोफिल होता है 2 से 3 और बेसोफिल 0.5 to 1 और ये 60 to 65। ध्यान से देखिए 2 से 3% क्या होना चाहिए, इओसिनोफिल, और ये बेसोफिल लिखा है गलत। और मोनोसाइट मैंने आपको बता दिया कि ये क्या है, एग्नोसाइट, तो ये सही है। तो ये 3 गलत हो गए, सही पूछा गया आपसे, करेक्ट 4th आंसर। अब देखिए थैलेसीमिया पहले ही जान गए सर, ये जब आपने जेनेटिकल डिसऑर्डर की बात कही थी तो उसमें एक कैटेगरी मेंडेलियन डिसऑर्डर थी। मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या होता है, एक क्रोमोसोम में पाए जाने वाले जीन होते हैं और हर जीन का कुछ पार्टिकुलर फंक्शन होता है। अगर एक जीन डिस्टर्ब हो तो उसका एक पार्टिकुलर फंक्शन डिस्टर्ब होगा। जैसे हीमोफीलिया में वो जीन डिस्टर्ब हो गए जिसमें ब्लड को क्लॉटिंग करना था। सिकल सेलेमिया में बीटा चेन को प्रभावित करता है। तो ऐसे थैलेसीमिया में क्या होता है, ऐसी जीन प्रभावित होती है जो अल्फ़ा और बीटा चेन दोनों को प्रभावित करती है और इनके सिंथेसिस को घटाती है। ठीक, वो जीन, और ये ऑटोसोमल है भाई। तो इसका मतलब इनकी संख्या घटती है, मतलब ये एक प्रकार का क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है, और जबकि सिकल सेल एनीमिया क्वालिटेटिव प्रॉब्लम है। अब देखिए इन दोनों को आज जीन भी अलग अलग होते हैं। इसकी जीन कौन सी थी, HbA1, HbA2, और इसका था कौन सा था, HbB। ये जीन इसकी अलग अलग थी। तो मेंडेलियन है, ये ऑटोसोमल है, ये गलत है। और थैलेसीमिया इस बात पे क्लासीफाई किया गया ये कौन सी चेन आपकी इफेक्टेड होती है। अगर केवल अल्फ़ा चेन इफेक्टेड हुआ तो अल्फ़ा थैलेसीमिया, बीटा चेन तो बीटा थैलेसीमिया। और क्या है, ये क्वांटिटी प्रॉब्लम है जिसपे इन दोनों की संख्या घटती है। ये सही है, ये सही है, हमारा यही वाला गलत है, तो ये सही है, तो ये गलत। तो अब देखिए बी गया काम से। अब हमें क्या दिख रहा है, ACD, दैट इज सेकेंड आंसर। ए सही है, सी सही है, डी सही है, ACD सेकेंड। अब देखिए द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल तो सर आप बहुत ज़माने से जानते हैं कि या तो ये DNA हो सकता है सर, और या तो RNA हो सकता है। ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है सर। अब देखिए ये तो सही लिखा पॉलीमर, लेकिन सर यहाँ DNA होना चाहिए। ठीक, ये गलत। और लेंथ ऑफ DNA, अब देखिए आपको पता है लेंथ है, एक बेस पेयर, दो बेस पेयर, 3, 4, 5 ऐसे करते हैं, और हर बेस पेयर के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम। मतलब जितना नंबर ऑफ बेस पेयर होता जाएगा वो अगर आप 3.4 एंगस्ट्रॉम से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी लेंथ निकल आएगी। आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान लीजिए 1 लाख बेस पेयर, बताइए कितना लेंथ होगा इस DNA का, तो 3.4 एंगस्ट्रॉम से हम मल्टीप्लाई करते थे। आपसे मान लीजिए लेंथ दे दिया गया और मान लीजिए लंबाई दे दी गई कि भाई कहते हैं 2.2 मीटर DNA है या तो 1.2 मीटर DNA है, बताओ इसमें कितने बेस पेयर, तो आप 3.4 एंगस्ट्रॉम से डिवाइड करते थे। लंबाई देके बेस पेयर पूछेंगे तो आप 3.4 एंगस्ट्रॉम से डिवाइड करेंगे, और बेस पेयर देके पूछेंगे तो लेंथ पूछेंगे तो आप मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब बेस पेयर ही है जो लेंथ को डिटरमाइन करता है। बिल्कुल सही है सर। आप पढ़ते आ रहे हो ज़माने से डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जब आप एसिड पढ़ रहे हो तो ये बेसिक सब्सटेंस तो नहीं है ना सर। अब देखिए आपको मालूम है कि नॉर्मली जिनमें जेनेटिक मटेरियल DNA होता है उनमें DNA से पहले क्या बनेगा सर, mRNA, और ये क्या फंक्शन करेगी, प्रोटीन, और इससे क्या होगा, कोई फंक्शन। ठीक, तो ये तो आपका सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, और ये फ्लोट क्या है, फॉरवर्ड जा रहा है। लेकिन कुछ ऐसे वायरस होते हैं जो RNA वायरस होते हैं जिन्हें आप रेट्रोवायरस कहते हो, जैसे कि HIV। इसमें क्या होता है, RNA होता तो RNA से पहले DNA बनेगा, ठीक, फिर mRNA बनेगा। मतलब जो फ्लो जाना था अब वो रिवर्स डायरेक्शन में हुआ। प्रोसेस का नाम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और HIV में पाया जाता है। बिल्कुल सही है, कुछ वायरस ऐसे होते हैं। अब हमें क्या सही दिख रहा है, बी सही दिख रहा है। हमें क्या सही दिख रहा है, डी, दैट इज बी एंड डी, फर्स्ट आंसर। तो पहला गलत है, यहाँ DNA होना चाहिए और यहाँ पर एसिडिक होना चाहिए, गलत है भाई। तो बी और डी फर्स्ट आंसर। अब देखिए कोडान, जेनेटिक कोड आपको पता है ट्रिपलेट थे, क्यों, UUA ये ट्रिपलेट होता है। ये 3 के गुच्छ सेट में होते हैं, सही है। लेकिन सर 64 कोडान में 3 आपके स्टॉप कोडान होते थे, कौन कौन से, UAA, UGA, UAG। तो दिख गया। तो अब ये बात तो समझ में आ गई कि 61 कोड करते हैं लेकिन 6 नहीं होते सर, ये 3 होते हैं, गलत। और वो कौन कौन से थे, UAA, UGA, लेकिन UCA नहीं होगा सर, यहाँ होगा UAG, इसलिए गलत है, केवल पहला सही आंसर है। अब देखिए लाइकोपेरान आपको पता है ये वो सिस्टम है जिससे हम किसी जीन की फंक्शनिंग को डिफाइन करते हैं कि जीन ऐसे काम करती है। अब देखिए इसमें एक आपका आई जीन था जो क्या बनाता था सर, रिप्रेसर, और एक ZYA ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ये
परमिएज, और ये ट्रांसएसिटाइलेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज लैक्टोज का डाइजेशन करता था, परमिएज बीटा गैलेक्टोसाइडेज नाम केमिकल को सेल के अंदर परमिबिलिटी बढ़ाता था। ठीक, तो भैया पहले तो हमें यही गलत दिख गया, यहाँ क्या होना चाहिए, परमिएज, ये गलत हो गया। और लैक उपरांत में लैक काहे के लिए, लैक्टोज के लिए, और लैक्टोज क्या है, इंड्यूसर। ग्लूकोज या गैलेक्टोज कभी भी लैक उपरांत में इंड्यूसन की तरह काम नहीं करेंगे, इसलिए गलत है। और लैक ओपेरान अगर रिप्रेसर के द्वारा रेगुलेट होता है तो निगेटिव रेगुलेशन, लेकिन पॉजिटिव रेगुलेशन भी होता है जो आपकी कोर्स में नहीं है, आपकी किताब खुद कहती है, तो ये सही है। ठीक, तो पहला मुझे सही दिख गया, दूसरा ए और सी हमको सही दिख गया, दैट इज़ फर्स्ट आंसर। अभी मैंने बताया कि फ्रॉक्स और ह्यूमन में दोनों ही एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है, यूरिया, यूरिया निकालने वाला यूरियोटेलिक, सेकेंड आंसर। अब देखिए विच चीज़ आपको ये बताया जाता है कि किडनी हमारी एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होती है, लेकिन इसके अलावा आपकी किताब ये कहती है कि लीवर, लंग्स और स्किन भी एक्सक्रीटरी, जो प्रोडक्ट हमारे शरीर में एक्सक्रीटरी वेस्ट निकलते हैं उनको एलिमिनेट करने में ये लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं, लंग्स, लीवर और स्किन। तो भैया स्किन होगा, लंग्स और किडनी तो खैर होता ही है, इसके अलावा आपकी बुक लीवर भी कहती है, फोर्थ आंसर। अब देखिए आपको मालूम है कि जब आप अलग अलग की बात, कतला एक प्रकार का ये क्या है सर, ऑस्टिकथीज है। ऑस्टिकथीज मछलियाँ जिनमें बोनी स्केलेटन होता है, सही है। कोबरा, कोबरा आपको रेप्टाइल है जिसमें 3 चैम्बर्ड हार्ट है, माइंड इट, 3 चैम्बर्ड, कितना और किल 2, 1 वेंट्रिकल, तो सर यही गलत है, यहाँ 3 होना चाहिए। अब देखिए फ्रॉग, फ्रॉग में एक ऐसा कैविटी बनती है, एक ऐसा स्पेस कह सकते हैं, जैसे सपोज ये है आपका क्लोएका, इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम की भी ओपनिंग खुलती है, इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम की भी ओपनिंग खुलती है, इसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम की भी ओपनिंग खुलती है। ये स्पेस जो है ये क्लोएका है, तो इसमें तीनों की ओपनिंग खुलती है भाई। पैरेट में न्यूमेटिक बोन पाए जाते हैं जो उनकी फ्लाइंग में हेल्प करते हैं, सेकंड आंसर। अब देखिए कहते हैं आइसोगस एनाइसोगस ऊगैमस, ये किसके टाइप हैं, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ही टाइप है, जो गैमीट के मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस की वजह से नाम आता है। दोनों गैमीट एक समान हो, दिखने में हो, आइसोगैमस। अगर चल सकता हो गैमीट तो आइसोगैमस मोटाइल, ना चल सके आइसोगैमस नॉन मोटाइल, एक छोटा एक बड़ा एनाइसोगैमस, और मेल छोटा हो चल के जाए फीमेल के पास तो बोलेंगे ऊगैमस। अब देखिए रेड एल्गी में और ब्रायोटेडो में ऊगैमस है, और आपका यूलोथिक्स में आइसोगैमस मोटाइल है, स्पायरोगारा में आइसोगैमस नॉन मोटाइल है, और यूडोराइना में एनाइसोगैमस है। तो देख लेते हैं वाल्वॉक्स ऊगैमस, यूथिक आइसोगैमस मोटाइल, ये सही है। पॉलीसाइफोनिया क्या है भाई, रेड एल्गी, अभी मैंने बताया कि रेड एल्गी में जो होता है वो ऊगैमस होता है, ये गलत है। और जो हायर प्लांट है ब्रायोटेडो उसमें ऊगैमस है। स्फेगनम क्या है सर, मॉस है, और मॉस क्या होता है सर, ब्रायोफाइट, तो ये सही है, दैट इज क्या हो गया, थर्ड आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया थर्ड आंसर, पॉलीसाइफोनिया 4, 5 रेड एल्गी, इनकरेक्ट मैच। अब देखिए यहाँ पर 3 वर्ड्स की मैचिंग है, करेक्ट मैच। मॉरल्स आपको पता एडिबल होते हैं, लेकिन ये क्या है एडिबल, ये एक प्रकार के फंजाई है, किसके मेंबर हैं, एस्कोमाइस्टिस के, इसलिए गलत है। फिर ट्रिपैनोसोमा पैरासाइट, ये बात सही, इससे होने वाली बीमारी का नाम स्लीपिंग सिकनेस। या तो ये प्रोटोजोवन से मैच हो सकता था, और प्रोटोजोवन इटसेल्फ क्या होता है सर, प्रोटिस्टा, तो ये तो गलत हो गया। पैरामीशियम में सीडिया होता है क्योंकि ये सिलेटेड प्रोटोजोवन है, लेकिन ये किससे मैच करेगा, या तो प्रोटोजोवन से या प्रोटिस्टा से, एक गलत। अब देखिए एल्बिगो कैंडिडा नाम की एक कैनेस्विस होती है जो कि पैरासाइट होती है मस्टर्ड प्लांट पे, और ये वाइट रस्ट काज करती है, और ये फाइकोमाइस्टिस का मेंबर है, तो बिल्कुल सही है सर, ये तीनों मैच कर रहा है, करेक्ट मैच, फोर्थ। अब देखिए जो आर एस विटेकर ने 1969 में क्लासिफिकेशन दिया था, उसके लिए आपकी किताब में एक चार्ट बना, उसी चार्ट से क्वेश्चन है कि हमने 2 टेक्सोनॉमिक किंगडम को आपस में कंपेयर। प्रोटिस्टा आपको मालूम है यूकैरियोट्स, और प्लांट तो यूकैरियोट्स होता है, तो भैया न्यूक्लियर में तो होगा ही। इसमें सेलुलर है, ये टिश्यू ऑर्गन, ये भी ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे प्रोटिस्टा होते हैं जिनमें सेल वॉल पाया जाता है, जैसे डाइनोफ्लेजेलेट क्राइसोफाइट्स, ये गलत है। प्रेजेंट इन सम आपकी किताब में देखिए लिखा है प्रेजेंट इन सम, और इसमें तो होता ही है। और देखिए हेट्रोट्रॉपिक स्लाइमोड्स है, प्रोटोजोवंस है, यूग्लिना दोनों है। चलो अगर इसको हटा भी दो, लेकिन प्रोटोजोवंस में स्लाइमोड्स हो गए, आलोट्रॉपिक में डाइनोफ्लेज और कौन सा आपके क्राइसोफाइट्स, तो ये दोनों होगा, सही है। और प्लांटियोट्रॉपिक होता ही है, तो हमें क्या दिख रहा है, थर्ड आंसर। अब देखिए नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ बर्ड्स इन न्यूयॉर्क एट 41। अब देखिए सपोज ये क्वेश्चन निकलता है कहाँ से, सपोज ये आपका अर्थ है, और ये रहा पोल, ये रहा पोल, और ये रहा इक्वेटर, ठीक। अब देखिए कहा यह जाता है कि जैसे जैसे आप इक्वेटर से पोल की तरफ ऐसे बढ़ते हो,
चाहे इधर बढ़ो, मान लीजिए मैं इसको नॉर्थ पोल मान लूँ, इसको साउथ पोल मान लूँ, तो ये कहा था ये जो आप दूरी चल रहे हो इसे बोलते हो आप लैटिट्यूड, इसीलिए आप लैटिट्यूड, इसका मतलब यहाँ पर लैटिट्यूड कुछ नहीं है, यहाँ ज़्यादा, इसका 2 पॉइंटों के बीच जैसे जैसे आप बढ़ रहे हो तो लैटिट्यूड बढ़ रहा है। और आपको याद हो कि 2 पॉइंट को अगर हम माने फिक्स पॉइंट और उनके बीच अगर डिस्टेंस बढ़ाएं और कोई चीज़ वेरिएबल हो तो उसको बोलते हैं ग्रेडियंट। जैसे 2 पॉइंटों के बीच अगर आप टेम्परेचर को मेजर करें डिस्टेंस के साथ तो बोलते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट, प्रेशर का डिफरेंस प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स में। तो 2 पॉइंट अगर आपने मान लिए और अगर दूरी चलने पर वो चीज़ वेरिएबल होती मतलब बदल रही हो, आपको पता लैटिट्यूड बदल रहा है, यहाँ से वहाँ देखो लैटिट्यूड बढ़ रहा है, ठीक। तो क्या हुआ हमने देखा, इसीलिए आपकी बुक में क्या लिखा, पैटर्न ऑफ बायोडायवर्सिटी में लैटिट्यूड ग्रेडियंट, ठीक। तो ग्रेडियंट बदलता है। अब जैसे जैसे हम इधर बढ़ते हैं बायोडाइवर्सिटी घटती है, लेकिन आप ये देख रहे हो कि हम इधर चल रहे हैं तो हम क्या बढ़ा रहे हैं, लैटिट्यूड। इसका मतलब लैटिट्यूड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बायोडाइवर्सिटी। ये बात तो हमें समझ में आ गई। अब ये जो लिखा ना 41 डिग्री नॉर्थ, ये लैटिट्यूड ही लिखा सर, ठीक। और आपकी बुक में ग्रीनलैंड की डेटा दिया, ग्रीनलैंड, तो ग्रीनलैंड में 71 डिग्री लिखा है। तो इतना तो आप अनुभव से जानते हैं कि 71 डिग्री ये दूरी और बढ़ गई न्यूयॉर्क के कंपेयर, जो जितना इक्वेटर से दूर होता जाएगा डाइवर्सिटी घटेगी। इसीलिए 41 डिग्री अगर न्यूयॉर्क पे है तो उसके लिए 105 स्पीसीज किसकी, बर्ड्स की, और ग्रीनलैंड की डिग्री 71 डिग्री तो वहाँ 56 डिग्री ग्रीनलैंड का भाई, ठीक है। और देखिए ये आपका कोलंबिया, ये नियर इक्वेटर है, आपकी किताब में लिखा हुआ है, इसे 1400 स्पीसीज। आपका भारत भी लगभग थोड़ा टॉपिक के यहाँ पास ही में होता है, इसलिए यहाँ पर ये इंडिया का डेटा दिया, बात को समझिए, ठीक है। हालांकि आंसर की जो आप लोग को मिली होगी उसमें आंसर पहला दे रहा होगा, नहीं, आंसर इसका सेकंड आंसर चेंज किया गया, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर 105 डिग्री, तो कभी सोचा नहीं आपने कि 41 डिग्री या 71 डिग्री का क्या मतलब, ये डिग्री नॉर्थ लिखा मतलब उत्तर की तरफ आप 71 पॉइंट चले और 41 पॉइंट। तो आप, जब मैं खुद कह रहा हूँ कि जितना दूर आप होते जाएंगे इक्वेटर से इधर डाइवर्सिटी घटेगी, तो जो जिसकी डिग्री ज़्यादा है वो दूर चला है, उसकी डाइवर्सिटी कम है, ठीक है। तो सेकेंड आंसर, तो बच्चों इसका आंसर जो है सेकंड है, आपके आंसर की सोल्यूशन में पहला आंसर दिया गया होगा, ठीक। अब देखिए इनविच टाइप, आपको पता रुबिस्को एंजाइम जो होता है वो C4 प्लांट में कहाँ, उसके बंडल सीथ में काम करता है क्योंकि वहाँ केल्विन साइकिल चलती है। और C3 प्लांट का तो मेन एंजाइम सर जी यही है, तो इसका C3 और C4 दोनों में काहे में इन्वॉल्व हुआ, ये CO2 फिक्सेशन में, ये बात याद रखिए, बोथ 1 और 2। अब देखिए नॉर्मली हम जानते हैं कि जब CO2 और H2O जुड़ता है तो भैया ऑक्सीजन निकलती है और ग्लूकोज बनता है, ठीक, और वाटर, ठीक। तो जब H2O से ही ऑक्सीजन निकलता है, ये बात प्रूफ की गई रेडियो आइसोटोप टेक्निक से। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, पर्पल बैक्टीरिया और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, वहाँ पर H2O की जगह पर H2S होता है। अब जब हम ये जानते हैं कि यहीं से आएगा ऑक्सीजन, तो अब जो बैक्टीरिया H2S इस्तेमाल करेगा वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं इन्वॉल्व होगा, तो इनकी फोटोसिंथेसिस को हम एनऑक्सीगेनिक कहते हैं। बात को समझिए, इनके इसी प्रयोग से ये बात समझ में आ गई, जब इन बैक्टीरिया की खोज हुई है तो ये बात समझ में आ गई कि भैया जब इनको लिया गया तो अब देखिए ऑक्सीजन अगर CO2 से आ रहा होता तो अभी भी ऑक्सीजन निकल रहा होता, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया ग्रीन सल्फर, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब यहाँ पे जो निकला है वो सल्फर या सल्फेट निकला है, तो इसी बाद में फिर इस बात को प्रूफ, हालांकि इससे अनुमान लगा लिया गया कि पानी से ही ऑक्सीजन आता है, लेकिन फाइनली जो प्रूफ किया गया था वो रेडियो आइसोटोप टेक्निक से प्रूफ किया गया था, ठीक है। लेकिन ये बात समझ में आ गई कि भैया ऑक्सीजन, तो इनकी फोटोसिंथेसिस का नाम होता है एनऑक्सीगेनिक फोटोसिंथेसिस। ये भी ऑटोट्रॉपिक होते हैं, ये बात याद रखिएगा। तो क्या निकला, सल्फर और सल्फेट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन प्रोडक्ट क्या है भाई, जैसे -2 यहाँ पे है, यहाँ पर -2 है, ठीक, तो यहाँ 0 है, तो देखिए -2 से आप 0 में गए तो ऑक्सीजन हुआ है, तो भैया क्या आ गया, फोर्थ आंसर। अब देखिए ये क्वेश्चन अभी मैंने बताया, ये 12 होता है सर, ये 6 होता है, ये 6 होता है। अब देखिए फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन में वो कौन सा केमिकल है जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों में है, वाटर, तो ये 12 6 6 फर्स्ट आंसर। तो 12 हो गया, 6 हो गया, 6 हो गया, फर्स्ट आंसर। अब देखिए आपको पता PCR
पीसीआर तो आप जानते हैं ये काहे के लिए होता है सर। कोई पेशेंट है, मान लीजिए उसके अंदर कैंसर है और उसमें फर्दर म्यूटेशन हो रहा है कि उसके लिए पीसीआर। कोई सस्पेक्ट है जिसमें हमको लग रहा है कहीं इसको HIV तो नहीं है, तो उसके लिए पीसीआर। कोई किसी बीमारी का बहुत अर्ली डायग्नोज करना हो तो पीसीआर। तो पीसीआर इतने काम करता है। इसको बोलते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसके 3 स्टेप, डीनेचुरेशन, अनिलिंग, एक्सटेंशन। सबके टेम्परेचर अलग अलग होते हैं। डीनेचुरेशन होता है 94 to 98 डिग्री सेल्सियस पर, और अनिलिंग होता है 45 से 60 डिग्री सेल्सियस पर, और जबकि जो आपका एक्सटेंशन है वो आपके 70 से 75 ले लो। अब एक्सटेंशन स्टेप में क्या होते हैं, डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनका होता है पॉलीमराइजेशन, और पॉलीमराइजेशन काम करता है डीएनए पॉलीमरेज। आपको मालूम है कि हमारी बॉडी में जो डीएनए पॉलीमरेज है वो पॉलीमरेज करता तो है, लेकिन 50 डिग्री सेल्सियस पर डीनेचर्ड हो जाएगा ये एंजाइम। अब चूंकि ये प्रोसेस ही 70 के ऊपर चल रही है तो कैसे काम करेगा नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज। तो इसके लिए एक विशेष प्रकार का पॉलीमरेज जो कि थर्मोस्टेबल होता है उसे बोलते हैं टैग पॉलीमरेज। इसका मतलब टैग पॉलीमरेज आपके पीसीआर में इन्वॉल्व है और ये निकाला गया एक बैक्टीरिया जिसका नाम थर्मस एक्वाटिकस। ठीक है, तो भाई ये सही है, ये सही है, ये सही है। और सोमा क्लोन्स जो था ये टिश्यू कल्चर का पार्ट है। टिश्यू कल्चर मतलब आपने किसी एक पौधे का कोई पार्ट लिया, उससे ढेर सारे पौधे बनाए, और जितने एक्स डैच मतलब ढेर सारे ABCD बनेंगे और सब के सब आपस में क्लोन हो। क्यों? मियोसिस फर्टिलाइजेशन यहाँ हुआ नहीं है, तो ये पैदा होने वाली प्रोटीन होती है जो सोमा क्लोन कहती है। फर्स्ट आंसर। अब देखिए GM प्लांट, आप कहते हैं GM प्लांट या GMO। अब GMO में ही एक केस होता है प्लांट का, ठीक है, क्योंकि आपको बताया गया GMO मतलब कोई जीव है उसका नॉर्मल डीएनए था। आपने किसी कैरेक्टर को, किसी डिजायर्ड कैरेक्टर को पाने के लिए आपने उसमें कोई डिजायर्ड डीएनए डाल दिया अपनी सुविधा के अनुसार कि हम उसमें क्या चेंजेस लाना चाहते हैं, तो उसको बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ये GM प्लांट हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, फंजाई हो सकता है, एनिमलिया हो सकता है। तो ऐसे ही GM प्लांट बनाया गया इस उद्देश्य से कि उसमें हम न्यूट्रिशनल वैल्यू को इन्हांस करेंगे। तो गोल्डन राइस वो राइस था जिसमें हमने विटामिन A बनाने वाली जीन को इंट्रोड्यूस किया, जिससे इससे विटामिन A इम्प्रूव हो गया। तो ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर नाइट ब्लाइंडनेस को दूर करना हो तो कौन सी चावल, गोल्डन राइस। आपके PYQ में भरा पड़ा है कि बताइए नाइट ब्लाइंडनेस दूर करने के लिए गोल्डन राइस। ठीक, तो गोल्डन राइस में विटामिन A इनरोज करने के लिए हमने ये GM प्लांट बनाया था। फर्स्ट आंसर। अब देखिए बायोलिस्टिक टेक्निक क्या, आपको पता है ये हमारा कोई होस्ट है और अपना डिजायर्ड डीएनए आपको पहुंचाना है, तो इसके कई तरीके थे। उसमें से एक तरीका बायोलिस्टिक टेक्निक था जो कि एक्चुअल में क्या, जीन ट्रांसफर में गोल्ड, ठीक है, गोल्ड और टंगस्टन, ठीक है, टंगस्टन, गोल्ड और टंगस्टन होते हैं जिस पे आप अपना डीएनए रैप करते हैं और डीएनए को भेज देते हैं बम्बार्ड करके, और ये बायो कंफर्टेबल होता है, जिस होस्ट में जाता है उसे नुकसान नहीं पहुंचाता। ऐसे ही रेट्रोवायरस है, ऐसे एग्रोबैक्टीरियम है, ऐसे आपका कैल्शियम हीट आईसी ट्रीटमेंट है, और आपका कैल्शियम आयन से ट्रीटमेंट करने, इतने तरीके होते हैं होस्ट में डीएनए को पहुँचाने के लिए। ठीक, तो भाई जीन ट्रांसफ़र हमने किया, और ये कौन सा जीन है, ये नॉर्मल नहीं है, हमारा डिजायर्ड डीएनए जिससे हमें पहुँचाना था। ठीक है, फोर्थ आंसर। अब देखिए कहते हैं कि एक ऐसा जीन जो ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को अलग करे, वो क्या, सेलेक्टेबल मार्कर। मतलब ट्रांसफॉर्म्ड कोई सेल हो गई तो नॉन ट्रांसफॉर्म से कैसे सेलेक्टेबल मार्कर। और सेलेक्टेबल मार्कर है क्या, ये एक प्रकार के जीन होते हैं। नॉर्मली ये क्या होते हैं सर, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। जैसे आपकी किताब में क्या लिखा है, एम्पार, ठीक, और ऐसे लिखा है टेटार। तो ये जो टेटार लिखा है ना सर, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन और एम्पिसिन रेजिस्टेंस जीन। ठीक है भाई, तो सेलेक्टेबल मार्कर सही है, फोर्थ आंसर। अब देखिए टोटल रेस्ट्रिक्शन साइट आर फाइंड PBR 300। आप जब PBR 322 का डायग्राम देखेंगे तो सबसे ऊपर आपको क्या दिख रहा है सर, EcoR फर्स्ट, और उसके बगलिया में क्या दिख रहा है, CLA फर्स्ट, और उसके बगलिया में क्या दिख रहा है सर, हिंड थर्ड। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ऐसे लिखा है एम्पायर, और इसके रेस्ट्रिक्शन पे क्या लिखा है सर, PVU फर्स्ट, और यहाँ लिखा है PST फर्स्ट। और ऐसे आप देख रहे हो ना, तो ये लिखा है टेटार, और इस पर लिखा है सेल 1, और यहाँ पे लिखा है बैमेच 1, और इसके नीचवा जो है यहाँ पे ऐसे रोप लिखा हुआ, रोप। ये रोप क्या, वो जीन है जो ऐसी प्रोटीन कोड करती है जो इस प्लाज्मिड के रेप्लिकेशन में हेल्प करती है। यहाँ पे क्या लिखा है सर, PVU सेकेंड। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल रेस्ट्रिक्शन साइट कितने हो गए, 8। थर्ड आंसर। अब देखिए आपको भी मैंने बताया कि जैसे कोई इन्फेक्शियस एजेंट होता है, जब वो हमारे शरीर में आता है और एक
प्रॉपर कंसंट्रेशन जब उसकी हो जाती है हमारे उस पैथोजन की हमारे शरीर में, तब वो अपना सिम्टम दिखाता है। तब हम कहते हैं भाई पेशाब की जांच करा लो, सीरम की जांच करा लो, ब्लड की जांच करा लो, डॉक्टर लिखता है। जैसे कोई बुखार हो जाता है तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं कि डॉक्टर साहब कहीं हमें टाइफाइड तो नहीं है, कहीं हमें मलेरिया तो नहीं है, तब हम जांच कराते हैं ना। हम जब पैथोजन आया 4, 5, 6 दिन वो मल्टीप्लाई करता रहा, तब हम कैसे पता लगाएंगे? तो अर्ली डायग्नोसिस के लिए PCR है, ठीक है, और रिकमेंडेड टेक्नोलॉजी है, और इसके अलावा एलिसा होता है, ये अर्ली डायग्नोसिस है। और लेट डायग्नोसिस में कौन कौन सा? या कन्वेंशनल जो हमारी पारंपरिक डायग्नोसिस है वो सीरम और यूरिन एनालिसिस, दैट इज सेकेंड। ठीक, अब देखिए अभी मैंने बता ही दिया कि भाई एलिसा से आप आपका एड्स या HIV टेस्ट करते हो, PCR से भी कर सकते हो। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहीं से हमारा सेशन खत्म हुआ। कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको सेशन कैसा लगा, और टेस्ट सब ज़्यादा हो रहे हैं क्यों? ताकि आपकी तैयारी को और बेहतर कराया जाए। UET आपकी शुरू हो गई, आपने देखा, आपने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, इसलिए आप सभी को बहुत धन्यवाद। मेरे सीनियर साथी अलीसा साइलेंस सर को बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, जिस उद्देश्य जिस मकसद से मैं पेपर बना रहा हूँ FST और नीट का, तो उस उद्देश्य से वो कई गुना उससे अच्छा डिस्कशन कर रहे हैं। यूट्यूब के पेपर डिस्कशन में कई सारे पॉइंट्स वो बता रहे हैं। थैंक यू अलीसा साइलेंस सर, बहुत ही शानदार इसमें करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।